करने की कोशिश कर रहा हूँ। Foremostly, I'm grateful to Lyceum Study Center and Arif Bhai, who has been a big brother as well as my senior. All the things he said in my praise, I don't know whether I deserve all of that or not. He has always been ahead of me in terms of age, in terms of experience, in terms of knowledge, in terms of wisdom. And I consider it my great fortune that he has given me an opportunity to interact with Lyceumers through this medium. I would like to thank the entire group of Lyceum Study Center and all the people who have joined us in this webinar. So now I would straightway jump to the topic of today's webinar, that is rise of populist politics. I expect all of you to have some idea about populism in general and how populist politics has risen in recent times. And I have been working on this very word since quite some time, and it has baffled my imagination, and it should baffle the imagination of every person who lives in a poll-driven democracy. Poll-driven democracy, I would say. Arif Bhai knows better political theory and philosophy than me, and recently Ernest Gellner and Ghera Ionescu edited a volume. I would say the volume appeared in 1969 as a result of a big conference which was held in London School of Economics. I would just like to take a pause so that I should close my door. Extremely sorry for this interruption. 1969 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और जो उसमें पेपर्स प्रेजेंट किए गए, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो पेपर्स प्रेजेंट किए, उस पेपर की बुनियाद पर फिर एक किताब लिखी गई, एक वॉल्यूम छपा, जिस वॉल्यूम को एडिट किया अर्नेस्ट गेलर ने और घेटा आयोनेस्कू ने। और उस वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा, द वर्ल्ड इज हॉन्टेड बाय अ स्पेक्टर कॉल्ड पॉपुलिज्म। ये बहुत ही फ्राइटनिंग, एकेडमिकली फ्राइटनिंग टाइटल था इस पूरी के पूरे वॉल्यूम का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एकेडमिक वर्ल्ड में इतना बड़ा मार्का जो है वो अननोटिस्ड गुजर गया। अब ये लफ्ज पॉपुलिज्म जो है, या जिस तरह से हमारे आज की 2024 में अगर हम डेमोक्रेटिक लाइफ के सबसे बड़े थेरिस्ट को उठा लें, जो बल्गेरियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इवान क्रास्ता है, उन्होंने इस दौर को कहा दिस इज द एज ऑफ पॉपुलिज्म। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और एकेडमिक डिस्कोर्स में इस इस्तिलाह का, इस टर्म का बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम इस इस्तिलाह को समझेंगे, पॉपुलिज्म को समझेंगे, तो हमको डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के मैरीन ले पेन से लेकर के नरेंद्र मोदी से लेकर के डोडा और किश्तवाड़ महराज मलिक तक पॉपुलिज्म सारी जगह पर नजर आएगा। ये सिर्फ ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिक्स को या नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स को अफेक्ट नहीं करता, सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करता, हमारे लोकल लेवल पर भी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इस वक्त कामयाब है और चल रहा है वो पॉपुलिज्म है। अभी जो इस्तेलाह है पॉपुलिज्म की, ये तो दुनिया में एंशिएंट रोम के टाइम से मौजूद है। लेकिन अब एंशिएंट रोम से लेकर आज तक की तारीख समझने का, जानने का ना हमारे पास वक्त है। तो मैं उस चीज पर फोकस करूंगा जो इस मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न टाइम में पॉपुलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त दुनिया में, जिसको मॉडर्न पॉपुलिज्म का फिनोमेना दे। इसमें मैं काफी सारी मिसालें देने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस टेरिटरी, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू रियलाइज हाउ डेंजरस दिस टेरिटरी इज। लाइक सिसेरो सेड, इट्स डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। बट आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलिज्म क्या है और इसकी हमारी जिंदगियों पर क्या असरात हैं, और ये किस तरह से हमारी सियासत को बदल कर रख रहा है, और जो सियासत हमारी जिंदगी के फैसले करती है उस जिंदगी के फैसले करने के तर्ज को बदल के रखता है। मुख्तसर तौर पर सियासत क्या है? सियासत ये है कि हम अपनी जिंदगी के मजमूई कलेक्टिव डिसीजंस जो इंसानों की जिंदगी के पब्लिक लाइफ के लिए जाते हैं, इक़्तिदार का, ताकत का किस तरह से इस्तेमाल होगा, इदारे किस तरह से कायम होंगे और गवर्नेंस किस तरह से होगी, ये हमारे यहाँ मोटा मोटा सियासत का मतलब होता है। और पॉपुलिज्म जो है, ये लफ्ज लातीनी जबान, लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज पॉपुलस से निकला है, जिसका मतलब होता है लोग, पीपल। तो अपेरेंटली तो हमको ये चीज नजर आएगी कि पॉपुलिज्म इज समथिंग व्हिच अपील्स टू द पीपल, पॉपुलिज्म इज समथिंग व्हिच टॉक्स अबाउट पीपल, पॉपुलिज्म इज समथिंग व्हिच टॉक्स अबाउट द रूल एंड विशेस ऑफ द पीपल। लेकिन दूसरी तरफ से जमहूरियत का मतलब भी यही है, रूल ऑफ द पीपल।
और सारी पोल डिवन जिन जिन जी जिन भी जो भी जमहूरी मुल्क हैं इस दुनिया में, तमाम जमहूरी मुल्कों में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन की बुनियाद पर ही सियासी हुक्मरान जो हैं वो पोजीशन ऑफ पावर में आते हैं। तो फिर हर एक पॉलिटिशियन का यही काम हो जाता है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग जिनका कैमरा ऑन है वो प्लीज अपने कैमरा को मूव मत करते रहें, एक जगह रखें, उससे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रही है। क्योंकि मैं स्क्रीन की तरफ कंसिस्टेंटली देख रहा हूं और थोड़ी मूवमेंट हो रही है, उससे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ये तनवीर साहब हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज कैमरा को एक जगह पर रखें। तो मैं ये कह रहा था कि जमहूरियत का मतलब भी है अवाम की हाकमियत, और पॉपुलिज्म एक इस्तिलाह है जो बज़ाहिर बड़ी जमहूरी नजर आती है, बहुत अच्छी नजर आती है। उस तर्ज सियासत ये समझ आता है हमको कि वो तर्ज सियासत है जिसमें अवाम की बात होती है, अवाम की नुमाइंदगी की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल मुझे याद आता है, जब उन्होंने अपनी किताब लिखी लिबर्टी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, उसकी शुरुआत में ही उन्होंने ये अल्फाज लिखे कि डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को किसी बाहर की फिलॉसफी से, आइडियोलॉजी से खतरा नहीं है, बल्कि खतरा उसके अंदर से ही पनपता है। क्योंकि लोग उसमें कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी ही मर्जी के हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए हमारी आजादियां जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन यही कॉम्प्लेसेंसी जो है उनके फ्रीडम्स को और उनकी लिबर्टीज को खतरे में पहुंचा कर रख देती। तो this became the triggering point for me, the statement of John Stuart Mill to explore what populism actually is and how it functions, and then this edited volume of Ernest Gellner and Geta Ionescu, and when Ivan Krastev called the present time as the age of populism। अब हमें समझना पड़ेगा कि पॉपुलिज्म है क्या और ये कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने चंद मिसालें रखूंगा रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, कि ताकि उसके मैं पहले प्रैक्टिकल बात करूंगा, उसके बाद थ्योरेटिकल बात करूंगा। अमूमन हम पहले थ्योरेटिकल बात करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल बात करते हैं, ताकि हम इस फिनोमिना को समझ सकें, ताकि ऐसा ना लगे कि हम जब एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं तो हम किसी ऐसे सियासतदान की बात तो नहीं कर रहे जो कामयाब है और लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। To be academically and objectively correct, I would first cite certain instances from the actual world of politics। मौजूदा दौर में, मॉडर्न टाइम में, इसमें भी एक चीज मैं साथ में कहना चाहूंगा, अमेरिका में जो वर्जन ऑफ पॉपुलिज्म एग्जिस्ट करता है वो बाकी सारी दुनिया में जो पॉपुलिज्म एग्जिस्ट करता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम ये कहते हैं कि पॉपुलिज्म जमहूरी निजामों में पनपता है, तो डेफिनेटली आई वुड बी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड लिबरल डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी एवरीवेयर फॉलोज अ पैटर्न एंड अ मॉडल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इन एंटायर वेस्ट यूरोप and in other parts of the world like India also, we have a democratic pattern which is greatly influenced by liberal democracy। 1860 से लेकर 1890 के दौर में अमेरिका की आबादी जो है वो दुगनी हो गई, क्योंकि इस टाइम में अमेरिका की ग्रोथ बहुत बड़े पैमाने पर हुई, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया। इससे पहला वक्त सिविल वॉर का था। सिविल वॉर के फौरन बाद अमेरिका की आबादी दुगनी हो गई और वहां पर एग्रीकल्चर की, फूड ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इस एग्रीकल्चर में बहुत फायदा था, जिसके लिए मशीनरी भी डेवलप हो रही थी। जितनी ज्यादा मशीनरी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता, उतना एग्रीकल्चर के आउटपुट में, प्रोड्यूस में बेटरमेंट आती। तो किसानों के पास पैसा तो नहीं था, उन्होंने बैंकों से पैसा लिया। ये बैंक जो था, इन बैंकों के सारे मालिक जो थे वो अमेरिका के ईस्टर्न साइड के थे, यानी कि जो बिजनेस एलीट अमेरिका का एग्जिस्ट करता था वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में एग्जिस्ट करता था। इन बैंकों से इन्होंने लोन लिए एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए। लेकिन इन लोन लेने के बाद जो है वो क्रॉप्स की प्राइसेस गिर गई और ये सारे के सारे फार्मर्स जो हैं डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट करने के साथ साथ जो रेलवेज थी अमेरिका में, रेल रोड नेटवर्क, क्योंकि वो भी प्राइवेट लोगों के हाथ में था, उन्होंने भी अपने फेयर्स जो हैं वो बढ़ा दिए, जिस वजह से किसान सारे के सारे नुकसान में चले गए, कर्जे में चले गए, इंडेटेड हो गए। और गवर्नमेंट ने भी कुछ खास नहीं किया इनकी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या इनके लोन वेव ऑफ करने के लिए। इसके नतीजे में ये हुआ कि फार्मर डिस्ट्रेस बढ़ गया और वही रिजेंटमेंट, वही एंगर, वही एंग्जाइटी जो हम देखते हैं आम लोगों की माशी हालात जब खराब हो जाती हैं, तो जिस इकोनॉमिक एंग्जाइटी को कार्ल मार्क्स सोशलिज्म डिस्प्ले करता है, पोर्ट्रे करता है, उसी तरह का एंगर अमेरिका में पनपा।
और इन लोगों ने रोड पर आ गए, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट की, और इन्हें जब लगा कि हमारे मसाइल का हल नहीं हो रहा है, दे सेड दैट वी वुड एंटर पॉलिटिक्स, एंड दे वर द फर्स्ट पीपल हु एक्चुअली लेबल्ड देमसेल्व्स एज पॉलिटिक्स, एंड दे क्रिएटेड अ पॉलिटिकल पार्टी. The name of the party was People's Party, or it was also known as the Populist Party, and the basic principle of this party was wealth distribution. There was a famous populist orator, Alan Dees, in those times. She said that this government is the government of Wall Street, by Wall Street, and for Wall Street. Now, we remember the famous statement of Abraham Lincoln, who said democracy is the government of the people, by the people, and for the people. She said it's the government of the Wall Street, by the Wall Street, and for the Wall Street. 1892 से लेकर इस पार्टी का करियर जो है वो 1906 तक चला. पहला ही इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा उसमें 5 स्टेट्स इन्होंने कैप्चर की. इन्होंने बड़े पैमाने पर कांग्रेस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, और उसके बाद ये प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलाइन हो गई, और इसके अपने अंदर रेसिज्म की बुनियाद पर कई सारे फैक्शंस बन गए, जिसमें कुछ ने कहा कि नहीं, हमारी माशी खस्ता हालत की जिम्मेदार जो हैं ये चाइनीज लेबरर्स हैं. कुछ ने कहा हमारी माशी खस्ता हालत के जिम्मेदार ये ब्लैक अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, क्योंकि इनको लेबर का काम मिल रहा है. इस तरह से ये पार्टी डिसइंटीग्रेट तो हुई, लेकिन आइडियाज कभी मरे नहीं. 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तो उस वक्त के लुइसियाना के गवर्नर जो थे, उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. फिर से ये आइडियाज इमर्ज हुए. फिर हमने 1970s में जोसेफ मैकार्थी जैसे पॉलिटिशियंस देखे, जो जिनको लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म से जोड़ा जाता है. अब अमेरिका में लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म भी एग्जिस्ट करता है, राइट विंग पॉपुलिज्म भी एग्जिस्ट करता है. बराक ओबामा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको भी पॉपुलिस्ट कहा जाता है. डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब प्रेसिडेंट दोबारा से बन गए हैं, उनको भी पॉपुलिस्ट कहा जाता है. ऑन दी अदर हैंड बर्नी सैंडर्स, जो इन दोनों की बीच के लेफ्ट विंग सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी पॉपुलिस्ट कहा जाता है. सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर तरह के सियासतदान को, वो जिस भी तरह की सियासत कर रहा है, वो अगर एंजाइटी को टैप करने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों के फियर्स और उनकी सफरिंग को टैप करने की कोशिश कर रहा है, उनकी रिजनमेंट को टैप करने की कोशिश कर रहा है, और हम हर एक को ही पॉपुलिस्ट कहें, तो फिर पॉपुलिस्ट होने में और इन तमाम चीजों में फर्क क्या है? एक कंसेप्चुअल केओस तो नहीं पैदा हो रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है. बिकॉज अभी तक दुनिया में we don't have any theory of populism. We don't have a coherent criteria of defining how populism is. And this was the biggest challenge for me, how to understand precisely what populism actually is, who is a populist. दूसरी मिसाल देता हूं मैं आपको, मुख्तसर सी मिसाल. रिसेंटली भी ग्रीस का कॉन्स्टिट्यूशन 10-15 साल पहले दोबारा लिखा गया. इससे पहले भी 1970s में ग्रीस जब बहुत बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद बाहर निकला, तो 1970s में उसका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. और उस वक्त ये तय हुआ और नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई दैट ग्रीस वुड एंटर यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, एंड इट वुड आल्सो फॉलो द सेम पाथ ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव फॉलोड, दैट इज द पाथ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. एंड द नेगोशिएशंस टू जॉइन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन बना नहीं था, अभी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ही थी, दैट ग्रीस वुड जॉइन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड इट वुड जॉइन नेटो आल्सो. लेकिन 10 साल के बाद ही 1981 में एक पॉलिटिकल पार्टी बाय द नेम ऑफ पैसॉक, जिसके लीडर आंद्रियस पापांद्रियो उनका नाम था, वो मंजर आम पर आए, और उन्होंने इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे जाने को और इस नए तर्ज सियासत को कहा दिस इज द नेशनल बिट्रेयल. और उन्होंने कहा कि देयर आर नो इंस्टीट्यूशंस, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी इंस्टीट्यूशंस, ओनली पीपल एग्जिस्ट. अब हमें यहां से एक चीज नजर आती है कि कुछ नए सियासतदान जो इमर्ज करते हैं, वो पुराने तर्ज सियासत को भी चैलेंज करते हैं, और मौजूदा इंस्टीट्यूशंस को भी चैलेंज करते हैं, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशंस को भी चैलेंज करते हैं, अपनी पॉलिटिकल सक्सेस को यकीनी बनाने के लिए. हम यही चीज टर्की में आ जाएं तो हम रजब तैयब अर्दोगान के ब्रांड ऑफ सियासत को अगर देख लें, एक पॉलिटिकल मीटिंग में उन्होंने कहा वी आर द पीपल, हु आर यू? ऑब्वियसली द पीपल ही वाज एड्रेसिंग वर आल्सो टर्क्स, वो भी तुर्क थे, लेकिन ये कहने का मतलब कि हम अवाम हैं, आप अवाम का हिस्सा नहीं हैं. तो ये आप जो अवाम है वो कौन सी अवाम है, और जो बाकी हैं वो कौन सी अवाम है? इसी तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, तो वो लोगों से कहता है आपकी जंग मेरी जंग है, जो मेरे दुश्मन है वो
दुश्मन है। और उस वक्त जब जो ट्रंप के सपोर्टर्स जिस चीज को डीप स्टेट कहते हैं, कि जो डीप स्टेट के लेवल पर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस एग्जिस्ट करते हैं, वो बेसिकली लिबरल हैं। और यही लोग जो हैं, डिस्पाइट कमिंग इन पावर, he displays that I'm besieged by this cabal and mafia, and we have to get rid of this global cabal and mafia, which is this liberal elite. हम हिंदुस्तान में आ जाएं तो हम यहां पर भी एक एक्सक्लूजनरी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स देखते हैं, जिसमें अस वर्सेस देम एक अदराइजेशन का प्रोसेस है, कि मुल्क के अंदर ही एक जमात ये कहती है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऑब्वियसली जिनको देश का गद्दार कहा जा रहा है वो भी हिंदुस्तानी है, और जो कह रहा है वो भी हिंदुस्तानी है। और इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को जो नहीं फॉलो कर रहा, वो मॉरली करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पीपल में नहीं आ रहा, वो अदर है, वो अस में नहीं आता। इसी तरह से आप अगर डिस्ट्रिक्ट टूडा में आ जाओ, एक नए एमएलए बने हैं, जो नए एमएलए पुराने पॉलिटिशियंस के एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म पर ही नहीं बल्कि पर्सनल अटैक्स पर भी ग्राउंड में आए, और इस एक्सट्रीम किस्म के क्रिटिसिज्म को, यहां तक कि उनकी पर्सनल लाइफ, या जिस तरह से मिसाल के तौर पर एक पॉलिटिशियन यहां पर मस्जिद के इमाम हैं, सिर्फ उनकी सियासत को ही अटैक नहीं किया गया, उनकी इमामत को भी अटैक किया गया। या दूसरे जो एक पार्टी के कैंडिडेट थे डीपीएपी के, उनकी फिजिक को भी अटैक किया गया। इनफैक्ट इलेक्शन जीतने के बाद ये डिमांड की गई लोगों से कि इनको एक्सक्लूड कर दो अपनी लाइफ से। तो हमें एंटी इंस्टीट्यूशनलिज्म भी नजर आता है, हमें एक्सक्लूजनरी वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स भी आता है, नजर आता है, हमें अस वर्सेस देम भी नजर आता है, हमें एंटी एलिटिज्म भी नजर आता है, हमें एंटी प्लूरलिज्म भी नजर आता है। दुनिया में कुछ स्पेसिफिसिटीज, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, अमेरिका में अपनी सियासत के हो सकते हैं, हिंदुस्तान में अपनी सियासत के हो सकते हैं, जर्मनी में अपनी सियासत के हो सकते हैं, फ्रांस में अपनी सियासत के कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। बट व्हेन वी लुक अक्रॉस द ग्लोब, all these leaders, we would find that there are many things which are common between all of them. The pattern is common, the substance is common, the structure is common, the substance may be relatively different because of the different circumstances in space and time, but the pattern of their political discourse is absolutely common. अब थोड़ा सा थेरेटिकल बात करते हैं। मैंने प्रैक्टिकल मिसालें आपको कुछ दे दी, या अगर चंद और प्रैक्टिकल मिसालें देने की जरूरत पड़ गई तो हम आगे उसको थ्योरी में इंक्लूड कर लेंगे। पहली नेसेसरी कंडीशन एक पॉपुलिस्ट के लिए जो है वो ये है कि अ पॉपुलिस्ट इज ऑलवेज एंटी एलीट। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन टू बी अ पॉपुलिस्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल हर एक एंटी एलीट डिस्कोर्स को हम पॉपुलिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारा एंटी एलीट क्रिटिसिज्म सही भी होता है। पॉपुलिज्म हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल अपोनेंट्स और पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स जब तक ना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे तो उनका पावर में आना मुमकिन है भी नहीं। तो वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना और मौजूदा एलीट को चैलेंज करना और क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन क्या सारा का सारा क्रिटिसिज्म एथिकल है, ये सवाल पैदा होता है। यहां से हम एक कंक्लूजन पर आते हैं दैट populism is definitely democratic, but it is not ethical. So when I say that and being anti-elite is a necessary condition for being a populist, but not a sufficient condition for being a populist, I mean that a populist leader always portrays their political opponents or the existing elite as corrupt, as unethical, as morally impure, as people who only work about their self-enrichment, they only talk about their self-service. They are kind of an elite which is consciously not responding to the aspirations and wishes of the people. And then here comes a populist leader who says that I am the person who talks about people, I am representing people. So in a way, populist claims the mantle of the people. He says, I am the people. And you would see this across all the liberal democratic countries, almost all the liberal democratic countries of the world, from America to India. I have already sufficiently given you examples. I would further move ahead with all these examples. मिसाल के तौर पर जर्मनी में ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड पार्टी ने कहा कि जब हम हुकूमत में आएंगे वी विल क्लीन अप, वी विल क्लीन आउट, हम साफ करेंगे, हम क्लीन आउट करेंगे और दोबारा से सियासत को आवाम की बना देंगे, क्योंकि हम आवाम हैं। दोस्तों इस चीज को नजर रखिए कि हम आवाम हैं। एक पॉपुलिस्ट ये कहता है कि मैं आवाम हूं, मैं आवाम को रिप्रेजेंट करता हूं,
ये जो दूसरे हैं मेरे सियासी हरीफ, ये जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, ये वो एलीट है जो सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए काम करता है, ये करप्ट है, ये इम्प्योर। इस एंटी एलीट होने के साथ दूसरी एब्सोल्यूट कंडीशन जो एक पॉपुलिस्ट में हमको नजर आती है वो ये है कि एक पॉपुलिस्ट एंटी प्लूरलिस्ट भी होता है। एक पॉपुलिस्ट कहता है कि अवाम वही सही है जो हमारे साथ है, या हमारा सपोर्ट बेस जो है दे आर द रियल पीपल। जैसे मैंने जब मिसाल दी आपको रजब तय्यब एर्दोगान की, वो कहते हैं वी आर द पीपल हु आर यू। या जिस तरह से मैंने कुछ नारों की मिसाल दी, या हमारे यहाँ जो इस वक्त प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है, दे से दैट द ओनली आवर सपोर्ट बेस इज द रियल सपोर्ट बेस, दे आर रियल इंडियंस और दे आर रियल अमेरिकans or they are real Germans. When they say this thing, they are not making an empirical claim. Obviously, it is not an empirical reality because there are other political parties of the opponents who have a massive support base among people. They are making a moral claim. Basically, they are trying to say that we only represent the real ideas, the real nationalism, the real nation, the real people. What you represent are not the genuine part of the people. So it becomes a very exclusionary brand of politics. So जमहूरियत का हमको मतलब पता है कि जमहूरियत जो है उसका मतलब सिर्फ अवाम की हाकमियत नहीं होती। डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स दैट पीपल एग्री टू लिव एज फ्री एंड इक्वल बट ऑल्सो irreducibly different and diverse citizens. But this populist politics that does not accept the diverging opinion. Any and every political entity has to adhere to their version of politics or to their version. अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और तफसील में जाएं, जो जमहूरियत है, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, थोड़ा सा और इसको हिस्टोरिकली मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मगरिबी ममालिक में एक रुझान ये हुआ कि हमको अथॉरिटेरियनिज्म से बचना पड़ेगा और हमें ऐसा सियासी निजाम अपने यहाँ अपनाना पड़ेगा जो इंडिविजुअल और सोशल राइट्स की बुनियाद पर हो और जो रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करता हो। इसके लिए उनके सामने एक ही ऑप्शन था। देयर वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच वी कॉल लिबरल डेमोक्रेसी एंड दे अडॉप्टेड दिस लिबरल डेमोक्रेसी एंड इट वाज लार्जली सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज इट प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस टू देयर ग्रेट प्रॉब्लम्स, बट लाइक एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इट मे नॉट हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल द थिंग्स। अब ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे? इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पहला ये था कि we recognize that society consists of divisions, many divisions. In fact, they would be such cross-cutting divisions that may generate conflict. हम ये चीज बड़े सादा तौर पर जब हम स्टूडेंट्स को बताते हैं तो हम ये कहते हैं, देखें माशरा जो है ना वो बड़ा डाइवर्स है, इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं। मुख्तलिफ तरह के लोग सिर्फ इसी तरह से नहीं कि वो मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले हैं या मुख्तलिफ सकाफतों के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं या शक्ल से मुख्तलिफ दिखते हैं, उनके रंग अलग हैं। फितरतन भी लोग मुख्तलिफ होते हैं, कोई किसी एक आइडियोलॉजी को एडहेर करता होगा, कोई किसी दूसरे प्रिंसिपल को मानता होगा। एक घर के अंदर रहने वाले लोगों के ओपिनियन तमाम चीजों को लेकर एक जैसे नहीं होते। सोसाइटी इज डाइवर्स। लिबरलिज्म इस डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी ही नहीं बल्कि डिवीजन के एक्सटेंट तक एक्सेप्ट करता है। यहां पर आप प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं कोई लिबरलिज्म का सपोर्टर हूं, मैं जस्ट लिबरलिज्म की थेरी की हकीकत बता रहा हूं जिसकी बुनियाद पर मौजूदा जमहूरी निजाम लिबरल डेमोक्रेसीज के मुकाबले में। Am I audible to all of you? Yes, brother, you are audible. Because there's some changes happen in the screen. Yeah, So your video is not visible, but you are audible. Your voice is audible, very much audible. Yeah, you are on screen, please. okay. Go ahead. So liberal democracy, the first assumption for the existence of liberal democracy is that in society divisions exist. And these divisions at times can be very cross-cutting and cross-intuitive, which may create conflict. The second premise, intellectual premise of liberalism is that we have to accept these divisions and we have to find a common ground for political consensus. And the third premise is that there has to be respect for rule of law and minority rights, which shall be enshrined in constitutions and legal statutes. All these three principles give rise to a certain set of institutions which we call the institutions of checks and balances. But if I would like to stretch it further, kindly I would request others to all must mute their mics, please. I will mute. Thank you.
So these three basic principles of liberalism give rise to a certain set of institutions, which, for example, in India also we call the institutions of checks and balances. But if I would take it a bit further, these institutions actually do the job of tolerance in society. So the principle of tolerance, from the father of liberalism, John Locke, to present day liberal democracies, is a very central concept. And these institutions do the job of moderating tolerance and checking intolerance in the society. But when a populist leader comes and he criticizes the existing institutions and speaks the language of representing the wishes and aspirations of the people, he actually says that I'm putting the interests of the people above these institutions. So that brand and version of politics actually leads to the undermining of existing institutions. Now, what happens is that the political opponents of a populist leader think that, okay, this populist rhetoric would wane away once the populist would come into the power, because obviously a populist will not agitate against his own government. But then what we have seen in recent 10 years in the world, to the surprise of all these liberal political parties, which they had not expected, because they had thought that after their win, a populist narrative would wane away. What has happened is that the populist is also capable of ruling as a populist. When a populist is not in power, he dubs all the political opponents as corrupt and immoral. But when a politics comes into power, he denies the existence of any legitimate opposition. For example, doesn't matter how many corruption allegations on Congress, or how much we denigrate the political career of Congress as a political party after 1951 elections in India, the slogans of Congress Mukt Bharat actually equates to opposition Mukt Bharat in India, because there is no other political party of that grand India scale which can be opposition efficiently at the central level. So a populist, when running for power, dubs the opponents as immoral and corrupt. But when it enters power, when it becomes incumbent, it denies the acceptance of any legitimate opposition at all. For example, when in 2016 Donald Trump became the president of America, by that time he was vehemently not only criticizing, in fact, insulting the existing liberal elite. He was insulting the media as fake propagandists. He was insulting the bureaucracy. He was not only criticizing, he was insulting every institution and every person who was actually opposing Donald Trump or was contesting against Donald Trump. But when he entered the power, he gave the expression, or similarly we see in India also, that the existing prime minister, when he made a statement that you have no idea what powers I'm fighting against, so they portray themselves as besieged warriors. Now definitely president of America is always called the most powerful person on the earth. So again Donald Trump is in power, being the president of America, the most powerful person on the earth. He also gave an expression of a besieged warrior, or simple. Likewise, we can see in India also, the most powerful person in India, the Prime Minister of India, at times give the impression of being a besieged warrior who is basically fighting a global or a national cabal of criminals or corrupt elite for the sake of people. And you might say that if a populist is anti plural, that means anti democratic. If a populist is anti elite, if a populist is exclusionary, if a populist is so bad in the political communication. So this equates to fascism and authoritarianism. But the difference is, a populist claims it on the basis of the representation of the people. And populist says that we are representing people and all this we are doing is for the sake of people, and their support base accepts it. For example, when Trump won in 2016 in America, all the right wing support base of the Republicans did not only consider it a political necessity, but they thought it's the fulfillment of the biblical prophecy. And Trump catered to it also. He appointed many evangelical Christians to the Supreme Court as judges, even to the Senate, like the Kavanaugh. David Kavanaugh was put into Senate. Amy was sent as a judge in the Supreme Court, who had a completely anti-immigrant and anti-minority rhetoric. Despite that, these controversial appointments were made. Or if we look at the other thing, he even shifted the embassy of United States of America to Jerusalem to appeal to the evangelical and Jewish base, or the cancerous rise of APAC in United States of America. So अब अमेरिका का हमने जिक्र किया, वहां तो
हर ब्रांड का पॉपुलिज्म एग्जिस्ट करता है। अगर हम ग्लोबल स्केल पर देखें, लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म जो है वो एक बिजनेस एलीट के खिलाफ बात करता है, और राइट विंग पॉपुलिज्म का जो नैरेटिव है वो एंटी इमिग्रेंट होता है, एंटी माइनॉरिटी होता है, सोशली और पॉलिटिकली एक्सक्लूजनरी होता है, जिसके साथ फिर इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी मिक्सअप हो जाती है। अब हमने जैसे कहा कि जब ये सारी सिफात हम एक पॉपुलिस्ट में हमको नजर आती हैं, तो ये तो एक अथॉरिटेरियनिज्म और फैशिज्म से बिल्कुल जुड़ती बात है, लेकिन फर्क ये है कि एक पॉपुलिस्ट जो है वो इस बुनियाद पर ये सारी बात करता है कि दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल। यहां पर एक बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट फादरली मॉडल नजर आता है कि एक पॉपुलिस्ट बहुत सख्त है अपनी जबानों में, वो पनिशमेंट्स की बात करता है, वो सख्तगिरी की बात करता है, वो स्ट्रॉन्ग रूल्स की बात करता है, और लोग ये समझते हैं बिल्कुल ठीक है, जब तक नहीं सख्ती की जाए तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी, तब तक समाज नहीं सुधरेगा। और जब लोग ये सपोर्ट बेस इस तरह की बात करते हैं तो वो ये एज्यूम नहीं करते कि ये पनिशमेंट हमारे ऊपर भी इन्फ्लिक्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, व्हेन ट्रैफिक रूल्स अंडर द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इन आवर कंट्री वर चेंज्ड एंड hefty fines were issued, a lot of people supported it unless and until the sword of all these fines fell on them. Many truck drivers committed suicide because they were not in a capacity to pay the challans to the tunes of lakhs of rupees. So, unless until the sword of all these stiff and strict measures fall upon the people themselves, they think that all these measures are very good. इसका एक और इफेक्ट होता है, अगर एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी या पॉपुलिस्ट रिजीम के करप्शन भी मंजर आम पर आ जाए, इसका उनको कोई खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि लोगों के माइंड में एक इमेज डेवलप हो चुकी होती है, ये जो भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं। जब एक पॉपुलिस्ट गवर्न करता है, हमको उसमें तीन चीजें बड़ी नजर आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम एग्जांपल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की ले लें, गेर्ट वाइल्डर्स को हम नेदरलैंड्स की ले लें, खोर्क हैदर हम ऑस्ट्रिया के उठा लें, हम जर्मनी के ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड उठा लें, हम पोडेमोस स्पेन से उठा लें, हम साइरिजा ग्रीस से उठा लें। इन सारी अलायंसेस को, इन सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अगर हम उठा लें तो हमको एक चीज नजर आती है, जब एक पॉपुलिस्ट रूल करता है सबसे पहली चीज वो करता है, वो स्टेट अपैरेटस को हाईजैक कर लेता है। दूसरी चीज जो हमको नजर आती है उसमें करप्शन और मास क्लाइंटेलिज्म होता है। मास क्लाइंटेलिज्म से मुराद ये है कि आप पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक फेवर्स को पॉलिटिकल आप सिटीजन सपोर्ट बेस के लिए एक्सचेंज करते हैं, यानी कि बड़े बड़े वो लोग जिनकी लोगों में मास सपोर्ट बेस है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक फेवर्स के लिए आप उनको क्लाइंट बना लेते हो। और तीसरी चीज जो हमको इसमें नजर आती है कि एक्सक्लूजनरी रिटॉरिक इसके अंदर, और सिस्टमैटिक सप्रेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी और इसके इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिकली सप्रेस किया जाता है। हमने अपने मुल्क में भी देखा नैरेटिव टुकड़े टुकड़े गैंग का, अर्बन नक्सल का, या अवार्ड वापसी गैंग का, जबकि ये सारे वो लोग थे जो एकेडमिक्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, लॉरिएट्स थे। इन लोगों की इमेज भी टॉक्सिफाई कर दी गई, और आम लोगों के ऊपर जनरली जो सोशल और इंटेलेक्चुअल्स का असर होता है, वो असर जो है वो बिल्कुल नाकारा हो गया। अब अगर हम खास तौर पर, मखसूस तौर पर इंडिया की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, अभी रिसेंट इलेक्शन का रिजल्ट कल महाराष्ट्र में आया, और वहां पर जो MVA है, बीजेपी प्लस एक नाथ शिंदे फैक्शन ऑफ शिवसेना, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का अजीत पवार वाला फैक्शन मैसिव विक्ट्री के साथ सामने आए हैं। और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की जो एनसीपी है, वो एक क्रशिंग डिफीट के अंदर क्रश हो गई। Why does it happen that if we see this populist politics, and even a populist himself doesn't or herself doesn't calls themselves a politics, why does these other political opponents continuously fail despite the economic collapses, despite having all the reasons to fight a successful political battle? How do all these people fail? The first problem is the opponents of a populist directly negate a populist. एक पॉपुलिस्ट का फ्रेम है, जब आप पॉपुलिस्ट का फ्रेम ऑलरेडी एक्सक्लूजनरी है, जब आप उसको निगेट करते हो, ये उसके फ्रेम को स्ट्रेंथन करता है। आप उसको एक्सक्लूड करते हो तो आप उसी को स्ट्रेंथन कर रहे होते हो। आपका एक अपना फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता जिस फ्रेम में आप लोगों को कनेक्ट कर सको।
पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो आपके कंपैरिजन में इफेक्टिव कम्युनिकेटर है, वो लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहा है, वो ऐसी स्टोरीज जनरेट करता है विच रिलेट देम टू द पीपल. They basically portray themselves as being part of the people and people as part of them. So they mingle with people, they become people, and people become them. This is something at which the opponents of populists fail, because their entire political discourse strengthens the populist itself. Now, अब खैर ऑब्वियसली हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ना ही एक कोहेरेंट क्राइटेरिया है. मुख्तसर से अगर मैं इस सारी सी बात को कंक्लूड करूं, तो एक पॉपुलिस्ट जो है वो एंटी एलीट है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो एंटी प्लूरलिज्म है, और जमहूरियत के अंदर मौजूद होकर वो अंदर से जमहूरियत को इरोड करता है. पॉपुलिज्म का पैरल कहां शुरू होता है और जमहूरियत कहां खत्म होती है, इन दो चीजों को पहचानना मौजूदा दौर की सियासत का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है. कांग्रेस इस चैलेंज को, इस हकीकत को रिकॉग्नाइज करने में ही फेल हो रही है, इसलिए उनका पॉलिटिकल करियर भी फेल होता ही नजर आ रहा है. डिस्पाइट सो ऑब्वियसली आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो व्हाट इज द वे आउट आउट ऑफ इट. जमहूरियत आज की डेट में भी जमहूरियत को चैलेंज करने के लिए कोई दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ खड़ा नहीं है. हम कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं पेश करते विच इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, or which not only highlights the flaws of democracy but provides a better political system than democracy. No, democracy itself remains the chief political prize even today. अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी बड़े बड़े, या अथॉरिटेरियन लीडर्स भी बड़ी बड़ी पीआर ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करते हैं ताकि उनकी इमेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एलीट और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में अच्छी हो और इनको जेन्युइन डेमोक्रेसीज के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए. डेमोक्रेसी अपने आप में एक चीफ पॉलिटिकल प्राइज रहता है. चाइना ने एक बड़ी आबादी को पॉवर्टी से बाहर निकाला होगा, चाइना एक टेक्नोक्रेसी या मेरिटोक्रेसी की इमेज लेकर के बाहर आया होगा, लेकिन चाइना भी दुनिया में अपने आप को एक जमहूरियत की ही तरह देखना पसंद करता है. और इसके लिए सारी की सारी पीआर एक्सरसाइजेस, पर्सनल रिलेशंस एक्सरसाइजेस लीडर्स की भी और रिजीम्स की भी दुनिया में चलती हैं, ताकि सारा का सारा ग्लोबल और इंटरनेशनल एलीट जो है वो उनको जेन्युइन डेमोक्रेसीज माने. अब जमहूरियत, पॉपुलिज्म और जमहूरियत में ये फर्क है कि शक्ल से ये दोनों एक ही चीज नजर आते हैं, लेकिन पॉपुलिज्म जमहूरियत को अंदर से खोखला करता है, क्योंकि ये अस वर्सेस देम, मंदी गरी तू दी गरम, मैं और हूं तू और है. जो हमारे साथ हैं वही एक्चुअल लोग हैं, वही प्योर लोग हैं. एक पॉपुलिस्ट क्लेम करता है कि सिर्फ मैं रिप्रेजेंट करता हूं लोगों को, कोई और लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता, हम ही जेन्युइन लोग हैं और कोई जेन्युइन लोग नहीं है, हम ही असली नेशनलिस्ट हैं और कोई असली नेशनलिस्ट नहीं है. वो एंटी प्लूरलिस्टिक होता है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, एंटी एलीट होता है, एंटी इंटेलेक्चुअल होता है. वो इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करता है, वो उन इंस्टीट्यूशंस को जिनका काम सोशल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, माइनॉरिटी राइट्स को रिस्पेक्ट करना है. यहां तक कि नए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाते हैं, जैसे ग्रीस में हमने 1970 में देखा, 2015 में देखा, ऑस्ट्रिया में देखा. ये कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनते, ये कॉन्स्टिट्यूशंस डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने के ही इंस्टीट्यूशंस बनते हैं. लॉ तब जस्टिस कर पाता है जब लॉ खुद जस्टिस के मुताबिक होता है, अदरवाइज लॉ इटसेल्फ बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन. पहले भी एंटायर पॉलिटिकल एकेडमिया इसलिए क्रिटिसिज्म में आया कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सके हिटलर के राइज को, हम एक्सप्लेन नहीं कर सके सालाजार के राइज को, हम एक्सप्लेन नहीं कर सके मुसोलिनी के राइज को, या इस तरह के जितने भी दुनिया में पॉलिटिशियंस पैदा हुए जिनकी हरकतों के नतीजे में इंसानियत ने बहुत बड़ा नुकसान भुगता. अब भी मौजूदा दौर में हम लोग जो सतह के नीचे जो सियासत नजर नहीं आती उसको देख नहीं पा रहे, और उसको देख ना पाने की वजह से हमारा जो सोशल और पॉलिटिकल लॉस हो रहा है वो इस पैमाने का हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए हैं वो इंस्टीट्यूशंस इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, बल्कि डिसमेंटल हो रहे हैं या अंडरमाइन हो रहे हैं. तो जब हमको एंटी इंस्टीट्यूशनलिज्म भी नजर आता है तो पॉपुलिज्म बजाहिर बहुत अच्छी चीज नजर आती है, बजाहिर वो जमहूरी लिबास में नजर आता है, लेकिन लिबास के अंदर से वो जमहूरियत को ही कुरीद रहा होता है. और ये बहुत क्रिटिकल चीजें हैं. मुझे याद आता है मैरीन लिपेन का स्टेटमेंट कि जब ब्रेग्जिट हुआ यूरोप में,
ब्रिटेन का, वो अपने आप में पॉपुलिज्म की एक सबसे बड़ी मिसाल है कि पॉपुलिज्म किस हद तक सियासत को मुतासिर करता है कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आया। मैरीन लिपेन ने फ्रांस में इसी तरह का नैरेटिव स्टार्ट किया। उसका नैरेटिव वी नो इज एंटी माइनॉरिटी ऑल्सो, इज एंटी इमिग्रेशन ऑल्सो, बट वी ऑल्सो नो that it was anti-European Union also. She said that we need to get back our powers, and I am the one who can get back all these powers, that we should have control over our budget, we should have control over our home security policy, and only in that way the politics would again be devoted for the people of France. So यूरोपियन यूनियन का बनना, यूरोपियन स्टील इकोनॉमिक कम्युनिटी से लेकर यूरोपियन यूनियन तक का सफर पूरी दुनिया में एक यूरोपियन इंटीग्रेशन की मिसाल दी जाती थी, जिससे ना ही सिर्फ यूरोप में डेमोक्रेसी बड़े पैमाने पर स्टैब्लिश हुई, प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म का रिस्पेक्ट भी बढ़ा। लेकिन ये जो पैटर्न है, नो, वी वांट टू गो बैक who we were when we were outside the European Union. We will have control over our budget, we will have control over our political policy. This kind of narrative needs to be understood. यहां से मैं कुछ और चीजें आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि हम, लेट्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, हम सियासत के दो मॉडल्स सामने रखते हैं। दुनिया में कभी भी सियासत के दो मॉडल नहीं होते, कई मॉडल होते हैं, लेकिन एक तरफ हम पॉपुलिस्ट मॉडल को रखते हैं, एक तरफ पॉपुलिस्ट के अलावा हम कोई दूसरा नाम देते हैं, हम उसको लिबरल कह ले। लिबरल भी उतना सही नहीं होगा, मैं कार्ल पॉपर की इस्तेलाह इस्तेमाल कर लेता हूं। आरिफ भाई मुझसे बेहतर समझते हैं कार्ल पॉपर को, मुझसे पहले इन्होंने कार्ल पॉपर की किताब दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पढ़ी थी, जो निहायत ही अहम किताब है मौजूदा दौर में किसी भी सियासत के स्टूडेंट को या सोशल थ्योरी के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। हम फ्रेंड्स ऑफ ओपन सोसाइटी एक कैटेगरी रख लेते हैं और पॉपुलिस्ट दूसरी कैटेगरी रख लेते हैं। Friends of open society believe in a universal discourse. They believe that our present is better than past and our future would be better than present. So there is a progressive concept of history and there is a progressive concept of future. On the other hand, a populist says that no, our past was very good. They glorify their past. So we need to go back to the past. The present is very detrimental. So the future has to be our past. This is the trend of the populist. A populist will always say, जब ट्रम्प कहते हैं let's make America great again, so he is basically saying that we were great, now we are not great, so we have to go back to the past. The way we were great in the past, we have to be great like that. तो पॉपुलिस्ट का वर्जन ऑफ फ्यूचर जो है, दैट इज टू गो बैक टू पास्ट। एक ओपन सोसाइटी के फ्रेंड का जो वर्जन ऑफ फ्यूचर है, दैट इज टू बी मोर यूनिवर्सल, टू कनेक्ट। मतलब वो एक्सक्लूजनरी नहीं है, इंक्लूजनरी है। एक पॉपुलिस्ट का वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एक्सक्लूजनरी है, वो उनसे जो भी रजामंद नहीं है उसको एक्सक्लूड करता है और उसको एक इमोरल स्फीयर में डाल देता है। उसको जेन्युइन पीपल नहीं कहता, वो कहता है वी क्लेम द मैंटल ऑफ द पीपल, वी आर द पीपल, आई एम द पीपल। जो हमारे साथ नहीं है वो जेन्युइन नहीं है, वो मॉरल नहीं है, वो मॉरली इम्प्योर है। और ये एक्सक्लूजनरी है, ये सबको इंक्लूड नहीं करता, ये जो इनके साथ नहीं है उसको एक्सक्लूड कर देता है। लेकिन एक आजाद माशरे में जो लोग हैं, वो चाहे बाकियों के साथ उनका नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, सकाफत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर किसी भी तरह का डिफरेंस क्यों ना हो, बट दे वुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। सो ये यूनिवर्सल है, ये इंक्लूजनरी है, एक ओपन सोसाइटी का जो मॉडल है। लेकिन पॉपुलिस्ट का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इट वांट्स टू गो बैक इनटू पास्ट, इट इज एक्सक्लूजनरी। जो ओपन सोसाइटी का, एक आजाद माशरे का सियासत का मॉडल होता है, वो यूनिफिकेशन पर बेस्ड होता है, वो यूनिटी पर बेस्ड होता है। लेकिन एक पॉपुलिस्ट का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो डिवीजन पर बेस्ड होता है। अनलेस एंड अनटिल दे स्नैच द पोर्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल डिस्कोर्स, so they do not gain politically. अब यहां पर ये चीज देखना है कि सिर्फ पॉलिटिकल होमोजेनाइटी यहां पर नहीं आ जाती, यहां पर कल्चरल रिलीजियस होमोजेनाइटी भी इसके साथ मिक्स हो जाती है, क्योंकि मजहब, समाज सियासत से जुदा नहीं होता। और हम ये देखते हैं सारी दुनिया की सियासत, चाहे कितनी भी ममालिक अपने आप को सेक्युलर कहें, मजहब आज की डेट में एक बहुत बड़ा मेन स्टे है पॉलिटिक्स में, अमेरिका से लेकर के हिंदुस्तान तक। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन इवेंजेलिकल वोट बेस को और रूरल क्रिश्चियन बेस को अपील करने में लग जाती है।
और जिसकी मैंने आपको मिसालें पहले भी दे दी कि किस तरह से इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस को सुप्रीम कोर्ट में, सेनेट में, हालांकि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स थे वो किए गए, या जिस तरह से एम्बेसी को यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया गया तेल अवीव से। तो मजहबी मेन स्टे यहां पर आ गया। अब हमको ये चुनना है, क्या हम एक इंक्लूजनरी वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स लेना है या हमें एक एक्सक्लूजनरी वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स लेना है? क्या हमें यूनिवर्सलिज्म और यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल अपनाना है या हमें पैरोकियलिज्म, गोइंग बैक टू दैट कबाइली एस्पियत, दैट ट्राइबल एलिजियंसेस, उस पर जाना है? क्या हमें एक प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ फ्यूचर लेकर चलना है या हमें वी हैव टू गो बैक टू द पास्ट, बिकॉज इन पास्ट देन वी हैव टू अडॉप्ट द आइडेंटिटीज ऑफ द पास्ट? अब यहां से एक और बात निकल के आती है कि पॉपुलिज्म is a form of identity politics, but all the forms of identity politics are not populism. It's a specific kind of identity politics which divides people between us and them, which is exclusionary. अब जब डिस्कशन होगी उस वक्त अगर कुछ सवाल आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपके सवालात के जवाब देने की, कि इसका रिस्पॉन्स क्या हो, इसका हल क्या हो। और जब पॉपुलिज्म को मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर तरह का पॉपुलिज्म जो है वो बुरा है, या हर तरह का पॉपुलिस्ट क्रिटिसिज्म नैरेटिव जो है उसमें तमाम चीजें गलत हैं। आधा सच जो है ना वो झूठ से ज्यादा नुकसान पैदा करता है। When a partial truth is presented, it is obviously true, but it is half the truth. So this entire narrative of populism is very powerful because it appeals to common sense and gut feeling. हमारे यहाँ सब लोग ये समझते हैं, अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो बिल्कुल सही होगी, जबकि वो रियलाइज नहीं करते अगर सेंस इतनी सिंपल होती तो ये कॉमन क्यों होती। हमारी कॉमन सेंस बहुत फ्लॉड होती है। अगर इस चीज की रियलाइजेशन, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल जब ये कहते हैं कि अगर एक तरफ सारी दुनिया के इंसान रख दो आप और दूसरी तरफ से एक इंसान को रखो, इस सारी दुनिया को कोई हक नहीं पहुंचता इस एक इंसान की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ट्रैम्पल करने का, कि इसको ना बोलने देने का। ये उतना ही गलत होगा जितना अगर इस एक इंसान के पास इतनी ताकत होती कि सारी दुनिया का मुंह बंद कर दे और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीन ले। उतना ही गलत ये भी होगा अगर ये सारी दुनिया मिलकर के इस इंसान को अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इजहार करने ना दे। क्योंकि जब हम तारीख को उठा करके देखते हैं, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल्स इंसानों में सबसे रेयर तादाद में पाए जाते हैं जो चीजों को ठीक ठीक तरीके से देख सकें। और जब वो आते हैं तो फिर उनको पता होता है कि अक्सरियत की जो कॉमन सेंस है वो कभी भी फैक्ट और साउंड आइडियाज और इंटेलेक्चुअली करेक्ट बुनियादों पर नहीं होती। गलती को सुधारना चाहिए। Kindly mute your mics. तो जिस तरह से फेसबुक या ट्विटर या पिंटरेस्ट या लिंक्डइन इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स के आने के बाद हर इंसान के हाथ में एक टूल आ गया और हर इंसान ये समझता है कि मुझे सब मालूम है, आई नो एवरीथिंग, आई एम गुड एंड केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। लिबरल डेमोक्रेसी की बुनियाद भी इसी प्रिंसिपल पे थी, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, दे कैन टेक गुड डिसीजंस अबाउट देयर ओन सेल्फ। बट ओनली इन लेटर स्टेज इन कंटेम्परेरी साइकोलॉजी वी रियलाइज दैट ह्यूमन रैशनैलिटी इज लिमिटेड, एंड इवन human beings do not act according to this limited rationality. Most of the political and social acts human beings do not correspond to the principle of rationality. If we would look at all the political actions we do, they actually stem from irrationality. So common sense or gut feeling, a populist always appeals to common sense and gut feeling. और लोग कॉमन सेंस और गट फीलिंग के हिसाब से ही जीते हैं। एक इंटेलेक्चुअल एलीट जो होता है वो इसलिए लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बात बहुत फिलोसफिक, बहुत स्कॉलरली, बहुत पेडांटिक होती है, और ये एक गैप क्रिएट कर देता है इन दोनों के बीच में। तो मेरे ख्याल से मैं इससे ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इसको यहाँ पर मैं इख्तिताम पजीर करूंगा ताकि ऐसा भी ना लगे कि मैं एक ही तरफ से बात कर रहा हूँ। योर इंटरेस्ट शुड बी देयर। आई वुड, जितना हम इसको डिस्कशन के पोर्शन को बढ़ाएंगे, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर थिंग। Thank you very much. I'm grateful, Arif bhai, you gave me the opportunity to interact with all of you. I would be more than happy to interact. जितना मेरे इल्म में होगा मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई सवाल ऐसा आता है जो मेरे इल्म से बढ़कर या बाहर है तो मैं कोशिश करूंगा उन सवालों का जवाब ढूंढने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thanks a lot. It was, in fact, very lucid and intellectual discourse. We are highly thankful to Zainul Abidin Saab. Yes, the podium is open for question answer session, and
आई मस्ट से दैट आप अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, ऑडियो अपनी अनम्यूट कीजिएगा. आई ऑलरेडी हैव आई एम लुकिंग एट जाइमा इज रेजिंग हर हैंड. सो काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा, unmute your mic and ask question. The podium is open for question answer session. Zaima. Sorry, I cannot open my camera. Uh, Assalamu alaikum, sir. I'm very thankful to Zainul Abidin sir for having such a wonderful this discussion. It was completely outstanding as usual. Sir, my question is, since you said that this populism is something very, we can say, inconspicuous. It is not very apparent. It is something, a sort of insider problem. So, it being an insider problem, it has a lot of issues with it. Like it defragments the society. It is exclusionary in nature, as you said. The question is that since the populist tends to be or manifest some sort of like false truth, and he projects himself, or he or she, the whatever the we can say populist is there, he projects himself as the messiah of the people. So this is an insider problem, and for the people who are attaching so much importance to this religion as a mainstay, as far as this we can say the uh, mandate of the people is concerned, और जब भी लोगों को चुनना हो, अपनी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना हो, हम देखते हैं कि रिलीजन बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है. हम देखते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने में जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की जो प्रॉब्लम वो रहती है, तो वो इस फॉल्स ट्रुथ के मतलब शिकार ना हो. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे एक लेमैन जो मतलब इस पॉपुलिस्ट मूवमेंट से, उसको क्या तरीके हैं जिससे उसको एजुकेट किया जा सके, या फिर कौन से हमें ऐसे मतलब हमारे पास मेजर्स रहेंगे जिससे हम लोगों को इस इनसाइडर या फिर आप कह सके इस इनकंस्पिकस प्रॉब्लम से बचाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे टफ सवाल है, क्योंकि जब पॉपुलिज्म की कोई थ्योरी ही अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, कोहेरेंट इसका कोई क्राइटेरिया ही एग्जिस्ट नहीं करता, इस सूरत हाल में ये जवाब ढूंढना कि हम इस चैलेंज को किस तरह से एड्रेस करें और इससे किस तरह से बचें. तो पहली चीज, जैसे आपने सवाल किया तो आपकी ये कंसर्न है कि हम किस तरह से पॉपुलिज्म को टैकल करें. लेमैन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टर, लेमैन का भी कह सकता हूं, लेकिन वो बात बहुत लंबी हो जाएगी. लेकिन जो भी पॉलिटिकल एक्टर इसको एड्रेस करना चाहता है और इस चैलेंज को फेस करना चाहता है और इससे बचना चाहता है, पहली चीज उसको ये करनी पड़ेगी, पॉपुलिस्ट के नैरेटिव को समझना पड़ेगा. और पॉपुलिस्ट को चैलेंज नहीं करना पड़ेगा, उसके नैरेटिव को सिस्टमैटिकली चैलेंज करना पड़ेगा. क्योंकि जब आप एक पॉपुलिस्ट को डायरेक्टली निगेट करते हो, अटैक करते हो, आप इवेंचुअली उसी के फ्रेम को स्ट्रेंथन कर रहे होते हो. तो आपको एक अपना नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा. उसके नैरेटिव को समझने के बाद जिस नैरेटिव को आप लोगों से कनेक्ट कर पाए, so that means you have to create stories, the stories which would connect with people, and the stories have to be framed and worded in a fashion that is understandable to people. That should be very localized. That's one thing. The second thing is that you have to highlight the flawed logic ऑफ द पॉपुलिस्ट. आपको पॉपुलिस्ट का जो पूरी की वो जो बोलता है वो झूठ होता है, लेकिन आप उसके झूठ को माशरे में साबित कर पाए, ये एक सवाल है. यू हैव टू फाइंड आउट वेज टू कि आप एक्सपोज कर दें उसके झूठ को, लेकिन इस तरह से एक्सपोज करें कि वो पब्लिक साइट में आ जाए. मिसाल के तौर पर आज की डेट में टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बहुत बड़े पैमाने पर. एक पॉपुलिस्ट आज की डेट में डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इस्तेमाल करता है अपने ओपोनेंट्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और तरह तरह के डीप फेक बनाए जाते हैं. तो आपको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको इंटेलेक्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप किस तरह से उसके फ्लॉड लॉजिक को हाईलाइट करें. एक चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि वो जहां पर फियर पर रिलाई कर रहा है, वो जहां एक्सक्लूजन पर रिलाई कर रहा है, आपको लोगों को होप देना पड़ेगा. आपको लोगों को एक विजन देना पड़ेगा. आपको लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि नहीं, जो मुस्तकबिल है वो बेहतर
होना पड़ेगा। अब आप आम इंसान की बात कर रहे हैं, आम इंसान ना तारीख का मुताला करता है, आम इंसान ना सियासत को समझने की कोशिश करता है, आम इंसान का पॉलिटिकल डिस्कोर्स टी स्टॉल पर शुरू होता है और चौराहे पर खत्म हो जाता है। टी स्टॉल पर आप इंटेलेक्चुअलिज्म, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी एलीट, एक्सक्लूजन, यूनिटी, यूनिवर्सलिज्म, पैरोकिलिज्म, ट्राइबलिज्म, ये चीजें डिस्कस नहीं होती। टी स्टॉल पर डिस्कस होता है सीडीएफ, टी स्टॉल पर डिस्कस होता है नरेगा, टी स्टॉल पर डिस्कस होता है आरडीडी, टी स्टॉल पर डिस्कस होता है अमर उजाला और दैनिक जागरण, टी स्टॉल पर डिस्कस होते हैं लोकल न्यूज़पेपर्स, टी स्टॉल पर एकेडमिया डिस्कस नहीं होता। पहली जिम्मेदारी ये बनती है उन पॉलिटिकल एक्टर्स की जो जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, जो उन इंस्टीट्यूशंस को बचाना चाहते हैं, जो माशरे में टॉलरेंस कायम रखते हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं, कि वो ये दो तीन चीजों से शुरुआत करें, उसके नैरेटिव को समझें, उसके फ्रेम के अगेंस्ट एक नया फ्रेम खड़ा करें और उस फ्रेम को लोगों में लेकर के जाएं, डोर टू डोर चलें। एक और चीज हमें लिबरल्स में एक प्रॉब्लम नजर आती है, लिबरल्स are very paternalistic with their attitude. Same thing we see in Congress. Congress is also very paternalistic with its attitude when it is fighting against BJP. What BJP is doing, it is going door to door with people and trying to connect people with their populist discourse. But what Congress is doing, they are thinking that, okay, we throw some words from a press conference at people and people should get connected with it. The only thing when they went door to door with people was it Bharat Jodo Yatra, and they reaped the fruits of it in the Lok Sabha elections. But then that ended there, and we again saw that they are sliding again. They lost in Haryana, they lost in JNK, they lost in Maharashtra. So that is how it is happening, because you're not able to connect with people. You have to understand how a populist communicates with people, how a populist connects with people. You have to acquire the same communication skills. That's why public speaking is very important, on which you had a last session. So you have to understand how a populist connects with people, because his communication is very effective. Donald Trump की अंग्रेजी जो है वो अमेरिका में 4th grade class की अंग्रेजी है, but then Donald Trump is to connect his stories with the people, and people think we're fulfilling the religious prophecy for us. तो Sir, नैरेटिव, चार चीजें आप याद रखें। नैरेटिव समझना पड़ेगा, नैरेटिव के अगेंस्ट आपको एक अपना फ्रेम खड़ा करना पड़ेगा, आपको पॉपुलिस्ट के फ्लॉड लॉजिक और उसके झूठ को एक्सपोज करना पड़ेगा इस तरह से कि वो लोगों के पास जाए। तीसरी चीज, आपको लोगों को पॉजिटिव होप देना पड़ेगा, अपना एक विजन देना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टिसिपेशन से आपको कैसे फायदा होगा और हमारा फ्यूचर कैसे बेटर होगा। but it implies that it needs a kind of a structured, you can say, evolution. It is not something of sort कि हम revolutionary कोई change लाएंगे तो it will be gonna disappear, or it's apparently there और हम अभी करेंगे तो हो जाएगा. It's a sort of evolutionary in nature, and it's gonna be a gradual process. But with the passage of time, people are gonna imbibe it, people are gonna digest it. Yes, it is the problem, and we have to we have to find a better solution for the same. देखिए, मैं इसको इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा। जब एक पॉपुलिस्ट ये पोर्ट्रे करता है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल एलीट है वो सेल्फ सर्विंग है, सेल्फ एनरिचिंग है और वो लोगों के एस्पिरेशंस की कोई कदर नहीं करता, और जैसे मैंने ये भी कहा था कि लिबरल डेमोक्रेसी के पास वेस्ट की बहुत सारी कि लिबरल, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yeah. Yeah, sir, please. लिबरल डेमोक्रेसी के पास बहुत सारी चीजों का इलाज था, लेकिन हर चीज का इलाज नहीं हो सकता। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई। प्रॉब्लम ये हुआ कि वेल्दी और पुअर का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके नतीजे में जो फिर ये पुअर होता है वो हमेशा एक ऐसे लीडर की तलाश करता है जो उनके इंटरेस्ट को ऊपर रखे। जैसे मैंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नारे, वो तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म का भी है, लेकिन आपको अमेरिका में लिबरल एलीट के हाथों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के नारे 1900 में, 1930 में, 1970s में ये पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन के यहाँ भी नजर आया। आप इतने बड़े चैलेंज को बगैर सिस्टमैटिकली प्रोसीड किए कभी भी नहीं हरा सकते। रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हो, पॉपुलिज्म का जो नैरेटिव होता है ना वो रेवोल्यूशनरी होता है। आप इस रेवोल्यूशनरी नैरेटिव से सबसे पहले अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को किस तरह से बचाएंगे और फिर इसको कैसे टैकल करेंगे, ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चरली और सिस्टमैटिकली तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलिज्म सिविल सोसाइटी को सिस्टमैटिकली खत्म करने की कोशिश करता है। पॉपुलिज्म ने स्टेट अपैरेटस को हाईजैक कर लिया होता है। पॉपुलिज्म मास क्लाइंटेलिज्म पर बेस्ड होता है। जब इंस्टीट्यूशंस भी गए हैं, सिविल सोसाइटी अंडर चैलेंज है, तो रैंडमली तो अपने आप पॉपुलिज्म इज गोइंग टू विन अवे।
unless and until there would be a very thoughtful program of action that how people have to be convinced about the ill effects that are going to happen in society in future, and we are going to move towards destruction. पॉपुलिज्म इंस्टेंटली अपील करता है, लेकिन पॉपुलिज्म के अगेंस्ट जो आपको अपील करनी है वो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. Definitely that Thank is you, going sir. to. Thank you so much. Thank Thank you. We have one comment in chat box. I think Dr. Mudassir Saab, if he is still online, can Dr. Mudassir Saab himself can ask question, or shall I read the question? Dr. Mudassir Saab, please. Good morning to all of the members. Hello, this is Dr. Mudassir. Actually, what I get from the whole scenario, what I listened to this, actually I was late in joining this scenario. तो मेरे कहने का ये है कि I think there is a need for setting up a populist government. एक नीडस चाहिए पब्लिश करने के लिए, और एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए एक टारगेट होता है, एक टारगेट सेटअप किया जाता है ताकि हम उसको एक रिटोरिक की तरह प्रेजेंट करें और जो माइंडसेट है लोगों का उसको हम मॉडिफाई करें, चेंज करें. तो आई थिंक शायद मेरे हिसाब से ऐसा है, अगर कुछ है तो मुझे इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, ऐसा है कि नहीं. आरिफ भाई, बीच में इनका ना ऑडियो मेरे यहाँ पूरा आया नहीं. अगर आपने अच्छे से सुना हो तो प्लीज मुझे इनका सवाल अच्छे से बता दें. आई थिंक जो क्वेश्चन रीड आउट है, मैं ऐसे जो चैट बॉक्स में भी है, isn't it in today's scenario globally from West, a rhetoric has been set up against a particular community, and consequently the systems are throughout the world. This discourse is heading towards hatred and rejectionism. This kind of question is from Dr. Mudassir. बिल्कुल 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 एग्जैक्टली. This is a statement. What is the question? I Uh, understand the statement. isn't it that it wholly and solely rely on hatred, or there is Okay. some ray of hope that in short term or long term way there may be a reform in the populist doctrine? So the statement of Mudassir Saab is very pertinent. Populism, when I said is exclusionary, definitely exclusion means that it is based on hatred of something and it is based on love of something. When Donald Trump says that when the Mexicans come to America, Mexico doesn't send its best, it sends rapists and druggists, it sends criminals to America. So in that sense, he is criminalizing the entire identity of Mexicans. So when he banned the immigration of Muslims from 7 countries, so definitely it was not only anti-immigrant, it was anti-immigrant with respect to a certain identity. Now the entire discourse of that's why I said the attitude of liberals is very paternalistic. I would rephrase this entire discourse as that populism is an illiberal democratic response to undemocratic liberalism. What the entire West is doing, what the liberal elite has done, Arif Bhai knows better that a State Department official in United States of America by the name of Francis Fukuyama wrote an article, a very notoriously famous article, End of History. And every intellectual sneerly trying to establish his intellect said that definitely history has not ended. Well, Fukuyama was not such a fool who would say that history has ended. By that he meant at the global level, there is no competition to the global attractiveness of liberal ideas. But then soon the liberal elite itself created an enemy in the form of clash of civilizations and in the form of Islamofascism or Islamic radicalism, what they call. And because the problem with the Western brand of political politics and nationalistic brand of political politics is it cannot exist unless and until you create an enemy, unless and until you create an opponent. So once upon a time, liberalism created communism as an enemy. After the communism was defeated, apparently, they had to create another enemy to consolidate people. Otherwise, people have to be delivered with, where the space for populism comes up. Definitely, populism is aligned with right wing also, left wing also.
And populism is eating up liberalism itself, which has pumped the conflictive discourse and exclusionary discourse into the political market of the world. It is definitely based on, now not only populism is based on exclusionism, fear and rabid bigotry against certain specific identities, religious communities and minorities. और आप जो ये अपने आप को लिबरल डेमोक्रेट कहते हैं ना, मैं सादा तरीके से समझाऊंगा, जब आप उनकी लैंग्वेज देख लीजिए, जब वो ये कहते हैं कि देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ रिफ्यूजीज ऑन अवर बॉर्डर्स ट्राइंग टू कम इनटू, इसकी एक जो अल्फाज का मतलब क्या उसको छोड़िए, इमेज क्या बनती है माइंड में? देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ रिफ्यूजीज. You do not call it a human crisis. You do not call it a crisis which happened because of the wars you have waged and because the deep penetrations and preemptive wars you made in the West Asia or in that portion of Asia. आप कहते हैं स्ट्रीम ऑफ रेफ्यूजीज आ रहे हैं, आप इसको ये नहीं कहते कि ह्यूमन क्राइसिस है, एक सॉलिडारिटी की क्राइसिस है, नहीं, आप कह रहे हैं कोई अदर आ रहा है. तो लिबरल का अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा ही है जो पॉपुलिस्ट के ही डिस्कोर्स को सपोर्ट करता है और उसके फ्रेम को स्ट्रेंथन कर रहा होता है. आपका पॉइंट बिल्कुल पर्टिनेंट है, ऐसा ही है. एंड दैट्स व्हाई वी सी द बिगेस्ट पॉलिटिकल करेंसी राइट नाउ इन द वर्ल्ड इज फियर एंड हेट्रेड. दैट्स हाउ you can purchase more and more of anti-politics. What people think politics is anti-politics. What people think democracy is anti-democracy, actually. It again brings me back to the statement of John Stuart Mill, who said that the dangers to democracy do not come from outside. The threat to democracy comes from inside because people become complacent about the protection of their rights. And Arif Bhai again knows it better than me when Thrasymachus says that justice is the interest of the stronger. He definitely doesn't mean that a tyrant's interest is stronger. He says that every government, be it a democracy or an oligarchy, projects their self-interest as the interest of all, and anybody who violates that interest, which they project as interest of all, but is actually their interest, is punished, is considered a criminal. So that's how justice is the interest of the stronger, and your statement is absolutely correct. Thanks We very shall much. move I'm actually forward. really impressed. Thank you very Please. much. Welcome, Dr. Mudassir Saab. Any other question? If I am looking, kindly raise your hand. Any student, or simply unmute your mic and ask the question. We have question from Dr. Musawir Saab. Dr. Musawir Saab, kindly unmute your mic and switch on your camera and ask a question. Hello and Assalamu alaikum to all of you. सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो एक पॉपुलिस्ट एक लीडर होता है वो एज अ रिलीजन को यूज करता है ताकि एक सेट माइंडसेट जो सोसाइटी में एक चेंज करने के लिए, तो अगर कोई भी जो कि अपोजिट लीडर है उस माइंडसेट को चेंज करना चाहे तो रिलीजन को तो वो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो बेस्ड ऑन रिलीजन है. तो आप ऐसा नहीं लगता है कि ये एक ट्रेंड सेट हो गया है जिसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नया रिलीजन कोई क्रिएट नहीं कर सकता है और एक रिलीजन के खिलाफ भी नहीं जा सकता. तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में? Zain Saab, your mic is muted. Kindly unmute. निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि एक सियासतदान को अपनी जिंदगी में मजहबी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये बात बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि वो मजहब का इस्तेमाल अपने सियासी मफाद के लिए किस तरह से कर सके. सवाल यहाँ पर सिर्फ मजहब का नहीं है. एक पॉपुलिस्ट हमेशा से मजहब की एक डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर फियर और एंजाइटी को टैप करता है. और ये प्रोजेक्ट कामयाब इसलिए होता है कि अवामुन नास में जो मास है, जो अवाम है, वो मजहब से क्लैरिकली वाकिफ नहीं होती.
उनको ये बता दिया जाए कि आपका मजहब खतरे में है, उनको ये बता दिया जाए कि आपका दीन खतरे में है, उनको ये बता दिया जाए कि आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इस चीज का यकीन उनको दिला दो कि जैसे आपने अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, वहां पर अडानी साहब का जो मसला था, या शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए, या एनसीपी के, ये कैसे हो गया कि वही एनसीपी जो पहले शरद पवार की थी, उसका जो फैक्शन चला जाता है एमवीए में, वो जीत जाता है और शरद पवार वाला हार जाता है। कल तक तो वो वही एनसीपी थी। ऐसा कैसे होता है कि शरद पवार की 12 सीटें आ जाती हैं और अजीत पवार की 40 सीटें आ जाती हैं? जो अजीत पवार शरद पवार का लेफ्टिनेंट होता है। ऐसा कैसे है कि बाला साहिब ठाकरे के बेटे की, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी 16 सीटें आ रही हैं, और एकनाथ शिंदे की एक शिवसेना जो है उसकी 53 या 56 सीटें आ रही हैं। ऑब्वियसली कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये नैरेटिव काम कर रहा है। लेकिन जो इस नैरेटिव में टैप हुए, उसका मतलब ये नहीं कि उनको मजहब की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको मजहब को बदलने की इस चीज में जरूरत है। नहीं, हमारे यहाँ जमहूरी निज़ामों में एक जो बड़ी खामी आई, मिसाल के तौर पर हम अपने मुल्क की मिसाल दें, 70-75 साल हो गए हमको इस मुल्क में, और हमारा लिटरेसी रेट भी कहीं 13% से लेकर 75-80% के नजदीक आ गया। लेकिन अवाम आज भी इस चीज से वाकिफ नहीं है कि आइन क्या है, आइन के किन प्रिंसिपल्स पर खड़ा है, कानून क्या है, जमहूरियत क्या है। डेमोक्रेसी आपने एज पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया, एज सोशल सिस्टम नहीं अपनाया। आज से 20 साल पहले हम इस डिबेट में थे कि एक सोशल चर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम प्लूरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, हम मल्टीकल्चरिज्म के फॉलो पर बेस्ड हैं। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल उसका उलट हो गया है। और देखिए इंसान की फितरत किस तरह से काम करती है। नेगेटिव साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी से ज्यादा बेटर और ज्यादा स्विफ्टली काम करती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त ये एक इंफॉर्मेटिव वेबिनार यहाँ पर चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बजाय इसके अगर सिनेमा हॉल में आप देखें तो बहुत सारे लोग जाएंगे। बजाय इसके एक टीचर से इल्म हासिल करने के लोग रेसलिंग को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, दंगल को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, या अगर बाहर कोई धमाका हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो एकदम से भीड़ जमा हो जाएगी उस लड़ाई को देखने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई इंसान अच्छी बात कर रहा होगा, उसको सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। इसी तरह से हेट्रेड, एंग्जाइटी जो होती है, फ्रस्ट्रेशन जो होती है, पॉपुलिज्म जो है, इस ये कोई पॉलिटिकल आइडियाज पर बेस्ड नहीं है। हम जो गलती करते हैं ना यहाँ पर, हम किसी पॉलिटिकल थ्योरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये पॉलिटिकल आइडियाज पर नहीं, इमोशंस पर बेस्ड है। यहाँ एक मूड मैटर करता है, यहाँ एक एटीट्यूड मैटर करता है, और वो मूड, वो एटीट्यूड एंग्जाइटी से आता है, एंगर से आता है, फ्रस्ट्रेशन से आता है, रिजेंटमेंट से आता है। और इस रिजेंटमेंट के साथ ये एलीट, जब इस एलीट की आइडेंटिटी एज सेल्फ सर्विंग बन जाती है, उसके साथ में पॉलिटिकल करप्शन भी होता है, तो ये जो मसीहा बन के आता है, ये लोगों की समाजी जिंदगी का भी मसीहा बनता है, सियासी जिंदगी का भी मसीहा बनता है, और समाज और सियासत के बीच में जो मजहब है, ये उसका भी मसीहा बन के आता है। तो मजहब को बदलने की जरूरत नहीं है, ना कोई नया मजहब लाने की जरूरत है। हर इंसान अपना मजहब समझ जाए तो शायद वो वैसे ही पॉपुलिज्म से बच जाए। तो जो एग्जिस्टिंग मजाहिब हैं लोगों के, लोग अपने मजहब को, प्रॉब्लम नहीं यही है कि हमारी एजुकेशन जो है वो लिटरेसी बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, इल्म बेस्ड नहीं है। लोगों के बच्चे स्कूलों में इसलिए नहीं जाते कि उन्हें इल्म हासिल करना है, या कॉलेजेस में इसलिए नहीं पढ़ने जाते कि उन्हें इल्म हासिल करना है। वो स्कूल कॉलेज में इसलिए जा रहे हैं उनको आईएएस करना है, आईपीएस करना है, उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसे कमाने हैं। वो पर्पस तो फुलफिल हो रहा है। Our education system is not creating students who can think, it is creating workers, it is creating dumb people who can only obey orders. तभी आपके आईआईटी वाले जेएनयू वालों को गाली देते हैं कि ये जेएनयू वाले मुफ्त में टैक्स पेयर के पैसे पर जो है वो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। भाई वो भी टैक्स दे रहे हैं, और आपके टैक्स के पैसे पर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो फीस भी दे रहे हैं। बल्कि आपके 85% डिप्लोमेट्स जेएनयू से निकले हुए हैं। तो लेकिन वो साइंस पढ़ने वाला जो आईआईटी में बैठा हुआ आदमी है, तो वो जेएनयू में सोशल साइंस पढ़ने वाले को, पीएचडी करने वाले को गाली क्यों देता है? वो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहता है? जबकि ये तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियरिंग कर रहा है, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है उसकी? मजहब बदलने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बदलने की जरूरत है। जिस मजहब को इंसान follow कर रहा है वो ये आइडेंटिफाई करे, व्हाट इज माय रिलीजन स्टैंडिंग फॉर? इज इट स्टैंडिंग फॉर वायलेंस, और इज इट स्टैंडिंग फॉर पीस? इज इट स्टैंडिंग फॉर एक्सक्लूजन, और इज इट स्टैंडिंग फॉर इंक्लूजन? ये मुरव्वत की बात करता है, या
नफरत की बात करता है. Problem with people is that people never want to work hard and they want everything free of cost in the platter, and that never happens. And that's why they are always being crushed. वो हमेशा क्रश होते हैं. ये पॉपुलिस्ट भी उनका इस्तेमाल ही करता है. इवेंचुअली उनको मिलता कुछ है नहीं और एक नया पॉपुलिस्ट सीन में आ जाता है, या साइकिल में चलता है जिसको सर्कुलेशन ऑफ एलीट कहते हैं, जो अगेन आरिफ भाई मुझसे बेहतर जानते हैं कि एलीट कैसे सर्कुलेट होता है सोसाइटी में. Thank you, Zain Saab. We have one more question, and I want our participants to ask very precise questions. Abru Wajid, kindly unmute your mic and switch on your camera and ask question, please. And also identify yourself. Am I audible? Yes, go ahead. Assalamu alaikum, sir. This is Abru Wajid from GDC Kishtwar. My question is to you that do the populist leader really use fear and anger to mobilize their supporters? If yes, then what is the impact on this on society? I think I made it pretty clear in my entire presentation. The populist thrives on fear and anxiety. It is fear and anxiety which lifts the populist to the political scene, and the impact on society is terrible. The society gets divided. The process of otherization starts. That those divisions, those differences and diversity in society, and the principle of coexistence take stall. Well, society is definitely going to remain plural for the end of times. From the beginning of human beings to the end of human beings on this earth, society is always going to remain diverse, multicultural, and plural. It is definitely having a terrible impact on this pluralistic and diverse nature of society. The impact is very dangerous. And what dangerous impact can we see than what is happening in the world right now? एक सादा सा सवाल आप अपने आप से पूछ लीजिए. दुनिया में इससे पहले कभी इतनी मस्जिदें नहीं थी, इतने मंदिर नहीं थे, इतने मठ नहीं थे, इतने गुरुद्वारे नहीं थे, इतने स्कूल नहीं थे, इतने कॉलेजेस नहीं थे, इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं थी. इस पैमाने पर लोग आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी इंसान के जमीनों के बॉर्डर तो शायद इररिलेवेंट काफी हद तक हुए थे, जो अब दोबारा से स्ट्रेंथन हो रहे हैं, लेकिन दिलों में तो पहले ही बॉर्डर बन गए हुए थे. आपके यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपकी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स नेशनलिस्टिक रह गई, और आपकी नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स के पास ग्लोबल प्रॉब्लम्स के कोई सॉल्यूशंस ही नहीं. और क्योंकि वो सॉल्यूशंस उनके पास एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो एक्सक्लूजनरी ब्रांड अब जब जिसको सूट कर रहा था दरवाजे खोल दीजिए, ग्लोबलाइजेशन कर लीजिए, अब वो सूट नहीं कर रहा है तो दरवाजे बंद कर लीजिए, हमारे यहाँ से वापस रिसोर्सेज उनके यहाँ ना चले जाए. इम्पैक्ट तो हमें सोसाइटी में क्लियर कट नजर आ रहा है. जिस पैमाने पर इंसान से जुदा हो चुका है, एलिनेट हो चुका है, जिस पैमाने पर इंसान से नफरत करने लगा है, तो तारीख में हमने यही तो देखा है कि एक मजहब के लोगों ने दूसरे मजहब को काटा, एक मजहब के लोगों ने आपस में मुख्तलिफों को काटा, एक कौम ने दूसरी कौम को काटा. The video is stuck. Yeah. Zain Saab, are you still with us? Video is not, I think, Zain Saab, are you still with us? I think you have some issues with Zain Saab, are you still with us? I hope sir will rejoin, because Yeah. we shall wait for him to rejoin. Sure. Maybe some technical error. Yes. It looks like some technical error. We encountered these errors 2-3 times during a meet, all the time. It needs to be upgraded. Zain Saab, you have some issues with your now. Are you audible to us? आप मेरा जवाब सुन पाए? No, we listen halfway. Your video was stuck and we couldn't listen
overall. All of So us, kindly मुझे wind up समझ that आता है। answer, please. मैं ये कहना चाहूंगा, डेफिनेटली एक पॉपुलिस्ट जो है वो फियर और एंजाइटी पर ही थ्राइव करता है, वही उसकी करेंसी है, और इसके नताइज माशरे पर बहुत बुरे होते हैं। इंसान इंसान से जुदा हो जाता है, एलिनेट हो जाता है, वो एक दूसरे से नफरत करने लगता है। मैंने आपको मिसाल दी, आपके यहाँ सरपंची इलेक्शन हुए जिसमें भाई भाई की जान का दुश्मन बन गया एक सरपंच बनने के लिए। उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा रिश्ता कुर्बान कर दिया एक इतने छोटे से इंसेंटिव के लिए। इसके हम खुद ऐनी शाहिद गवाह हैं, बीइंग जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स। हम ये सारी चीजें सुपरवाइज कर रहे होते थे और देख रहे होते थे कि सूरत हाल क्या थी। तो इंसान, हमारी किरदार साजी, हमारी शख्सियत साजी इस जगह पर किस तरह हो रही है। सियासी इदारों को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, हमारे बाकी समाजी इदारे जो हैं, तालीमी इदारे जो हैं, मजहबी इदारे हैं, वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम एक चीज देख रहे हैं कि एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स हो रही है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है, इंसान को इंसान से मजहब की बुनियाद पर या नस्ल या इलाके या रंग की बुनियाद पर जुदा किया जा रहा है, तो बाकी समाजी इदारे इस तकसीम के खिलाफ क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो खुद इनसे चंद टकों का फायदा हासिल करने के लिए इनके सामने सर झुकाए बैठे हुए हैं। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है, असरात हमारे सामने हैं, आलमी पैमाने पर भी और मकामी सतह पर भी आप असरात आपको नजर आ रहे हैं कि Do किस we हद have तक है। more questions? Any question from any our participant? Kindly raise your hand. Any question? Any further question? Ayan, yes, Ayan is there. Ayan Saab, go ahead. Ask your question, please. Unmute your mic and ask your question. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Carry on. Ask your question. डॉक्टर जैन साहब ने खुद ही पहले लास्ट पर बताया था कि मैं इसका हल बताऊंगा, वो अभी तक वो हल सामने नहीं आया। और साथ में बल्कि हल के, मेरे हिसाब से तो हल के मुखालिफ इन्होंने एक चीज बताई, जो उन्होंने डेफिनेशन में बताई, जो पॉपुलिज्म है वो टी स्टॉल से चौराहे तक, और इसके मद्दे मुकाबिल जिसने आना है तो वो कहाँ जाएगा। वो फिर स्कूल और सोसाइटी को बनाने में अपना किरदार, तब तक तो जहाँ जिनके पास इकदार रहता है, पॉपुलिज्म के पास इकदार है, वो तो उसको बढ़ने नहीं देंगे। मेरे ख्याल में तो अब जैन साहब डॉक्टर खुद हैं, इसका इलाज भी ये बताएंगे। इन्होंने तजिया डायग्नोज तो किया बीमारी को, लेकिन उसका इलाज भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो अपना, ये क्या नाम है इसका, अपने टी स्टॉल से चौराहे तक ही इसका काउंटर भी होगा। थैंक यू सर। शुक्रिया एजाज साहब। पहली चीज तो मैंने ये नहीं कहा कि पॉपुलिज्म जो है वो टी स्टॉल से चौराहे तक आता है। सवाल आवाम के हवाले से ये हुआ था कि आवाम क्या करे। मैंने कहा जिस आवाम की अक्सरियत का डिस्कोर्स यहाँ से वहां तक, आवाम पॉपुलिज्म नहीं पैदा करती, पॉपुलिज्म एक लीडर पैदा करता है और आवाम उस पॉपुलिज्म में इस्तेमाल होते हैं। मैंने जब चौराहे से टी स्टॉल तक की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि आवाम कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का पार्ट नहीं होती। आवाम का डिस्कोर्स इन जगहों पर होता है, उसमें टी स्टॉल, चौराहा या किसी घर की कोई मजलिस या किसी शादी में मजलिस या कहीं पर भी कोई मजलिस हो, सिर्फ टी स्टॉल और चौराहे की बात नहीं थी और वहां पर पॉपुलिज्म नहीं होता। मैंने ये कहा था कि आवाम की गुफ्तगू, अवामुन नास, अक्सर जो आवाम अपने आप को महरूम समझती है, जो ये समझती है कि हमारे हुकूक या हमें रिसोर्सेज नहीं मिले, मैंने उनका जिक्र किया था कि उनकी गुफ्तगू इन मैदानों में, इन जगहों पर होती है, उन चीजों के मुतल्लिक होती है जो जमीन पर उनको डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाती है, चाहे वो नरेगा हो या सीडीएफ हो। मैंने पॉपुलिज्म का जिक्र वहां पर नहीं किया था, पॉपुलिज्म के शिकार होने वाले लोगों का जिक्र किया था। एक चीज, दूसरी चीज, हल के हवाले से जो आपने बात कही, क्यों लाते हैं बीच में उनको। जी कैरी ऑन जैन भाई। हाँ जी, तो नरेगा इसलिए बीच में लाते हैं क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकली इस चीज से फर्क पड़ता है। मैंने खुद कई पंचायतें अडॉप्ट की हैं जिनमें मैं बहैसियत विजिटिंग ऑफिसर गया हूं और मैं सतह पर देखकर आ चुका हूं, ग्राउंड लेवल पर देखकर आ चुका हूं कि एक गांव के अंदर, इस गांव में कुल आबादी 100 या 150 लोगों की है, वहां पर लोगों की प्रायोरिटीज क्या है। मैंने ये देखा है कि उनकी प्रायोरिटीज इस वक्त 370 भी नहीं रही, उनकी प्रायोरिटी मजहब भी नहीं रही, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। मैंने प्रैक्टिकली लोगों को खुदा की इबादत नहीं, पैसे की इबादत करते हुए देखा है। तो लोगों की नफ्सियात ऑन ग्राउंड, इस वक्त भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं वसूख से कहता हूं कि 90% हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट है या किसी भी कॉलेजेस में जो स्टूडेंट है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। वो किस तरह से आएगा, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से आएगा, उसके लिए उसको मेहनत करनी चाहिए, कोई ऑफिसर बनना चाहिए या कोई
काम करना चाहिए, उसकी उसको परवाह नहीं है, बस पैसा किसी तरह से जिंदगी में आना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी की असल हकीकत है कि हम असल परस्तिश ताकत की करते हैं और सरमाया की करते हैं। ये जो बीच में कमेंट आया था, ये उसका जवाब था। आपका ये जवाब Thank you. I think we shall take हल, one more question. अरे भाई हल के हवाले से हमने कहा, हल इसका क्या, हल आपने नहीं बताया। देखें, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी अभी कोई थ्योरी भी नहीं बनी दुनिया में। मैंने कोशिश की इसको समझने की और इसको आपको भी समझाने की, जितनी समझ मुझे इसकी आई है, या मौजूदा दौर में दुनिया के जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट हैं, जितनी समझ उनको आई है। हल, जाइमा साहिबा ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल के जवाब में मैंने कुछ हल बताए थे कि पहले आपको पॉपुलिस्ट का नैरेटिव समझना पड़ेगा, उसके फ्रेमवर्क के अगेंस्ट अपना फ्रेमवर्क खड़ा करना पड़ेगा। जिस तरह से वो लोगों से कम्युनिकेट करता है, आपको भी उस तरह लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको भी वो स्टोरीज बनानी पड़ेंगी जो लोगों से कनेक्ट करती हैं। आपको उसके झूठ एक्सपोज करने पड़ेंगे, उसका फ्लॉड लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और आपको लोगों को एक पॉजिटिव विजन देना पड़ेगा, आपको लोगों को एक होप देना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपकी एक्टिव सोशल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही असल में बदलाव है, और उससे मस्बत नताइज माशरे में किस तरह से आएंगे, बजाय मनफी नताइज के जो हम देख रहे हैं। आप ये देखते नहीं है कि इंसानियत की तारीख जब से हम देख रहे हैं अभी तक, अवाम ये कह रही है हम तो पिसते आए, हम तो पिसते आए, हम तो पिसते आए, और अवाम ही एक लीडर को खड़ा करती हैं और कहती हैं कि अब हमारा मसीहा आया और हमारा कुछ हल निकलेगा, लेकिन फिर दास्तान वही होती है कि अवाम हमेशा कहती है हम पिसते आए। तो इतना हम कैसे भूल जाते हैं हजारों साल की तारीख में, अगर हम पिसते ही आए थे, फिर पिसते ही आ रहे हैं, बेवकूफी बनते आए थे, फिर बेवकूफी बनते जा रहे हैं, तो ये हमारी जो याददाश्त कमजोर कैसे हो जाती है। Thank you. I think we shall take one more question. Ayan Surudi student है, मैं चाहूंगा क्वेश्चन relevant to the topic हो और precise हो। Ayan साहब, please go ahead, unmute your mic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my question is for Vardi Zainul Abidin sir. जैसे सर ने अभी कहा कि एक इन्फ्लुएंसर जब भी पॉलिटिक्स में आता है और वो बाद में जो है एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, तो उसमें जो है वो मीडिया का भी इस्तेमाल करता है, और खास तौर पे जो एक पॉपुलिस्ट होता है जो कि पॉपुलिज्म की सोच को फॉलो करता है, आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो सर क्या हमें उस जैसे इंसान को, उस जैसे मीडिया, या हम कह सकते हैं कि जो मीडिया टर्न्ड हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जैसे बहुत सारे हमने अपने ही चिनाब बेल्ट में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स देखे जो आज जो है इलेक्टेड हैं, तो क्या सर हमें उन लोगों को जो पॉपुलिज्म को फॉलो करते हैं, उन लोगों को मीडिया कवरेज देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? कि वो ऐसे क्या एथिक्स हैं जिससे जो है हमारा मीडिया जो है परहेज करे, और वो कौन सी चीजें हैं जिस वजह से जो है अभी हमारे वैसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो पॉपुलिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं और हम लोगों पे भी जो है मतलब एक किस्म का राज कर रहे हैं? अयान साहब, पहले आप मुझे ये बताएं, आप स्टूडेंट किस सेमेस्टर के हैं और क्या आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है? मैं एक चीज जानना चाहता हूं जवाब देने से पहले। जी सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, और क्लास सर 10th मैं के student। एसएसटी सर फॉलो करता हूँ। जी सर। किसको फॉलो करते हैं? सर एसएसटी सब्जेक्ट मेरा एक दिल अच्छा, पसंदीदा सोशल सब्जेक्ट है सर। जी स्टडी। सर, बेसिकली सर सोशल इश्यूज पे मैं स्टडीज, सर राइटिंग वगैरह करता हूँ, तो उस वजह से सर ये ठीक है। सवाल मुझे आया। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, सबसे पहले हर इंसान को ये तय करना पड़ेगा कि उसके मसाइल क्या हैं और उसके मसाइल का हल किसके पास है। अगर आप तवक्का रखते हैं कि मसाइल का हल सिर्फ खुदा देता है, एक इंसान से आपको मिलेगा, तो आप हमेशा मायूस होने वाले हैं। अगर आप ये तवक्का रखते हैं कि आप मेहनत नहीं करेंगे और महज कोई सियासी रहनुमा आपको कोई फायदा पहुंचाए, तो ये तवक्का गलत है। रही बात मीडिया कवरेज देने की, सुनने की, ना सुनने की, आप चाहे किसी इंसान के कितने ही बड़े मुखालिफ क्यों ना हो, आपके मुखालिफ को भी अपनी बात रखने का, कहने का उतना ही हक है जितना आपको है। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की कहते हैं, इफ यू डू नॉट बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल यू डिस्पाइज, यू डू नॉट बिलीव इन इट एट ऑल। अगर आप
अपने हरीफ, उन लोग जो लोग आपके मुखालिफ हैं, आप जिनके मुखालिफ हैं, उनके हक के इजहार राय में यकीन नहीं रखते, तो आप इसमें यकीन ही नहीं रखते। हम पॉपुलिस्ट के क्रिटिक हों या ना हो, हर इंसान को अपनी बात कहने का और रखने का पूरा हक है। हमें ये चीज करनी है कि हमें ये तय करना है कि अगर हमें किसी को चुनना है, हमें किस बुनियाद पर किसी इंसान को चुनना है। सुकरात और अफलातून, जब इंशाल्लाह आप कॉलेज वगैरह में आएंगे या जहां भी आएंगे, जब आप वहां से पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आज से 2500 साल पहले सुकरात ने एक बात कही थी, वर्च्यू इज नॉलेज। अच्छाई इल्म है, इल्म से अच्छाई आती है, अच्छे इंसान के पास ही इल्म समाता है। तो आपने अच्छाई की बुनियाद पर किसी को चुनना है या आपने एंग्जाइटीज की बुनियाद पर किसी को चुनना है, आप ये तय करें। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही तगोदो, जिसकी वो जिद्दोजहद करता है। आपने जिस चीज की जिद्दोजहद करनी है, आपको वही चीज हासिल होना है। आवाम जिस बुनियाद पर किसी शख्स को चुनेंगे, उस शख्स से वही चीज मिलेगी। जिस वक्त लोग किसी इंसान को वोट करने जाते हैं, वो उस इंसान के पॉलिटिकल मेरिट को क्राइटेरिया बनाते हैं, वो उस इंसान के किरदार को क्राइटेरिया बनाते हैं, वो इंसान के ट्रैक रिकॉर्ड को क्राइटेरिया बनाते हैं, वो इंसान की परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाते हैं, वो इस इंसान की कैपेबिलिटी को क्राइटेरिया बनाते हैं, वो इस इंसान की एक्सपर्टीज को क्राइटेरिया बनाते हैं। अगर ये सारे क्राइटेरिया नहीं हैं, तो जो आपने क्राइटेरिया बनाया होगा इलाके का, नस्ल का, मजहब का, एंग्जाइटी का, रिजेंटमेंट का, फ्रस्ट्रेशन का, तो वही चीज हासिल होनी है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम किसी इंसान को मीडिया कवरेज दें और किसी इंसान को मीडिया कवरेज ना दें, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जितने भी तरह की सोच और ख्यालात और पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, वो तमाम के तमाम बराबर टाइम के साथ आवाम के सामने आने चाहिए। और फिर आवाम को एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन अगर इन्फॉर्म्ड ना हो, तो पब्लिक ओपिनियन अपने आप में एक टेरेनी बन जाती है। जब अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो आवाम का ओपिनियन अगर इन्फॉर्म्ड ना हो, वोटिंग अगर एथिकल ना हो, तो वो टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी भी बन जाती है और टेरेनी ऑफ पब्लिक ओपिनियन भी बन जाती है। अब आप सुकरात जैसे आलिम को महज अक्सरियत की मर्जी के मुताबिक सजाए मौत दे दें, तो ये तो इंसानियत और इल्म दोनों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और यही जुल्म हम सुकरात के वक्त से लेकर अब तक हमेशा देखते आए हैं कि अक्सरियत, क्योंकि अक्सरियत जैसे मैंने पहले ही कहा था अपने लेक्चर में कि कॉमन सेंस, गट फीलिंग के मुताबिक फैसला करती है। वो गट फीलिंग, कॉमन सेंस इंटेलेक्चुअली करेक्ट है, साइंटिफिकली करेक्ट है, एम्पेरिकली टेस्टिफाइएबल है या नहीं, वो चीज नहीं देखता कोई। तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसानियत के एवोल्यूशन में इंसानियत का शऊर और फहम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाए, लेकिन हकीकत में हमको ये नजर आता है जब हम अपने आप पर नजर डालते हैं कि शऊर और फहम के इस मयार पर इंसानियत का मयार बढ़ नहीं रहा है, घटता जा रहा है, या कम से कम वहीं पर है जहां पर वो था। और खास करके मौजूदा दौर में आपने मीडिया का जिक्र किया, which is nothing more than a propaganda machinery. The psychological ownership of people lies in the hands of a global elite. People are psychologically owned. Their thoughts have been controlled. Their likes, choices, dislikes, everything has been controlled. So they are unable to exercise their own real choice. The choice actually they are exercising is the actual choice, which is fashioned by the information. Thank you, I Zain think- Saab. I think, is there anyone else? We shall take last question of the session. Dr. Shanawaz. Dr. Shanawaz Saab, yes, please kindly unmute your mic and ask your question. Also introduce yourself. Good afternoon, Zain sir. It's very informative lecture, and I think all of the things are very clear. But I just want to say one thing, and just want to learn from you either. If you are, I just want to say that what will be the common factors for choosing a good political intercourse? You are very knowledgeable in the field, and you are expert of the field. What should be in your choice? What will be the roadmap if we are going to have a political regime or have a political discourse? What will be your choices, or what factors, common factors should be taken into consideration? Thank you, sir.
फेसबुक के Jain sir, please unmute. एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है ये। और ये सवाल अपने आप में बहुत फलसफे की हैसियत रखता है कि क्या वो कॉमन बातें हों जिसकी बुनियाद पर इंसान एक पॉलिटिकल चॉइस करे। मेरे ख्याल से शुरुआत यहीं से कर लीजिए, जो सुकरात की बात मैंने कही, वर्चू इज नॉलेज एंड वाइस इज इग्नोरेंस, कि अच्छाई इल्म है और बुराई जहालत है। यानी कि इल्म हो तो अच्छाई आ सकती है और जहालत की वजह से भी बुराई आती है। तो सबसे पहली चीज, हम खुद अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और एहतराम इंसानियत अपने अंदर पैदा करें। यहाँ से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हम सियासत को बहैसियत कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें और अपने मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करें और उसमें उसूल की बुनियाद पर जो फैसला सही बनता है हमको वो करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एक कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आवाम का अपना मयार इल्म, हुनर, सिफात की बुनियाद पर बढ़ेगा तो आवाम में से नुमाइंदे भी वैसे ही आएंगे। नुमाइंदे आवाम के मजमूई किरदार की अक्कासी और तर्जुमानी करते हैं। और जब आवाम अपने अकदार क्लियर करे कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। अब पूरी आवाम का आप ठेका नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपना ठेका ले सकता हूं और आप भी अपना ठेका ले सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हम एहतराम इंसानियत पैदा करें, हम कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, हम इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करें, हम उसूल की बुनियाद पर सच को तरजीह बनाकर फैसले करने की कोशिश करें, हम लोगों के साथ एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन इस बुनियाद पर ना करें कि वो हमारी कौम का नहीं है, किसी और कौम का है, हमारे इलाके का नहीं है, हमारी कौमियत का नहीं है, हमारी नस्ल का नहीं है, हमारे मुल्क का नहीं है। जब तक ना हमारी सोच आलमगीर हो जाएगी, जब तक ना हमारी सोच तमाम किस्म की बंदिशों से आज़ाद हो जाएगी, बहैसियत फ़र्द हम कभी भी सही फैसले नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत मेरे ख्याल से यहाँ करनी चाहिए। उसके बाद फिर जो हमारे स्पेसिफिक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और डायनेमिक्स हैं, उसके हिसाब से उसूल की बुनियाद पर जो फैसला हमको सही नज़र आता है, जो शख्स हमको सही नज़र आता है, या चॉइसेस में जो हमको कम से कम बेहतर नज़र आता है। और ये तभी आएगा जब हम किरदार की बुनियाद पर तभी किसी को चूज करेंगे जब हमारा पहले अपना किरदार ठीक होगा। हम उसूल की बुनियाद, उसूल का पैमाना तभी किसी और पर लगा सकेंगे जब हम खुद उसूल के पैमाने पर ठीक आते हों। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो एहतराम इंसानियत है और इल्म का हुसूल है। और मैं 1000 साल की तारीख से यही देखता आ रहा हूं कि हमारे माशरे में सरमाए के पीछे ही सारे लोग लगे होते हैं, इल्म के पीछे नहीं होते। और ये माशरे की बीमारी, अफलातून ने कहा था कि माशरे की बीमारी का सिम्टम जो होता है, वहां पर लोग जो होते हैं लालची होते हैं और सरमाए और दौलत के पीछे चलते हैं। और इसके इलाज की वैसे ही जरूरत है जैसे बीमार आदमी को इलाज की जरूरत होती है, और इसका इलाज जो है वो इल्म में है, हिकमत में है, विजडम में है। तो वो इल्म, हिकमत, विजडम हमको हासिल, जिसकी एक कोशिश ये वेबिनार है, और इस तरह के वेबिनार जो है लाइसेंस स्टडी सेंटर कराता है। तो इस तरह की हमको प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, तो इवेंचुअली इंशाल्लाह हमारी जो सोच है वो डेवलप होगी और हम बेहतर फैसले कर पाएंगे। So kind of you, thank you, Zain Saab. I think there is no more question. Any other question from any Arif bhai, participant? don't Yeah, have please. any question. I don't have any question, but a request. I have a request, sir. Please, Can I say but it's not a precise question? because we want It's to very end up precise. this session. Yeah, We want yeah, to end it's up this very session. precise. Yeah, exactly. Yeah. Sir, I have a request to you. सर, हमारा मसला ये रहता है, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे हमेशा जहन मुतासिर करता है सर। वी वुड लव कि अगर आप लाइस्यूम को अपना वक्त दें, फ्यूचर में आप आते रहें, इसी तरह हमें अपने इल्म से मुतासिर करते रहें। सर, यू आर वेरी इंफॉर्मेटिव, यू आर सो नॉलेजेबल, आपके बोलने का तरीका हमें मुतासिर करता है। द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स सो लूसिड दे आर, मतलब वी वुड लव कि अगर आप और आते रहें और हमें अपने जो ज्ञान की
वो क्या कहते हैं उसको, किरणों से मतलब और मुतासिर करें। हम चाहेंगे कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ आएं और हम आपको मतलब आई वाज हैविंग सच अ बिजी शेड्यूल टुडे। संडेज था तो हमें जो बैकलॉग्स होते हैं क्लियर करने होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका टॉक था तो आई वाज लाइक कि नहीं सर हैं तो सर विल बी गोना बी सम टू नेक्स्ट लेवल। तो सर प्लीज वी विल रिक्वेस्ट यू कि कभी भी आप आएं इस तरह हमारे बीच। आपके आने से हमारी ऑडियंस काफी पार्टिसिपेटिव दिखी हमें इस बार, बहुत ज्यादा ऑडियंस थी बिकॉज यू वर अ स्पीकर। सो सर दिस इज अ काइंड यू कैन से अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द ऑडियंस कि आप आए बीइंग द बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी है आपकी। इस सारी तारीफ के लायक मैं हूं नहीं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं जो अभी भी रोज अफसोस करता है कि मैं इतना इमेच्योर क्यों हूं और मेरे इल्म में इतनी कमी क्यों है। आपके यहाँ मेरे सीनियर आरिफ भाई हैं, मैं तो इनके समुंदर हैं और मैं कतरा हूं। तो मेरी क्या हैसियत कि मैं इनके सामने लब कुशाई करने की जसारत करूं, लेकिन इनकी जबरदस्त जरा नवाजी और आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। मैं इंशाल्लाह आरिफ भाई जैसे हुक्म करेंगे मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मौजूद रहूं। दरअसल मसला ये है कि हमारी अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारियां इतनी हैं, इस कदर हैं कि सांस सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम। तो बस उसी तरह से फूंक फूंक कर कदम चलते हैं। बड़ी नाजुक हो चुकी है जिंदगी, लेकिन जितनी मेरी हैसियत है मैं इंशाल्लाह लाइसिम स्टडी सेंटर की खिदमत में हाजिर रहूंगा। आरिफ भाई एक कमेंट यहाँ पर हाईलाइट हुआ जिसमें किसी मेंबर ने लिखा था कि अगर कोई ऑप्शन हमारे पास ना हो तो क्या किया जाए। मुझे फैज के वो अशार याद आए, ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबहों शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदड़ों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर अपने लहू की खाद भरो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो बर पाया, तब तक तो यही सब करना है। अच्छाई के कारवां में हमेशा मेहनत लगी रहती है। मैं कार्ल पॉपर के स्टेटमेंट से को भी यहाँ पर लाना चाहूंगा। वो ये कहते हैं that the struggle for democracy and an open society never ends. This struggle has to continue always if we have to secure and safeguard an open society. मैं बस इन्हीं अल्फाज के साथ जैन आपका साहब, बहुत बहुत Zain जी जी bhai, just a minute. Yes, I would like to send vote of thanks to all the participants. And yes, as Zaima said, that Zain bhai is always active participant in all the Lyceum proceedings. So today he was a speaker, and yes, this is one of the best lecture, I must say, best webinar we so far have in the Lyceum Study Center. And in future endeavors, we have absolute sovereignty to disturb you. We have unfettered sovereignty. I like to conclude because, yes, Zain bhai, I would like to take your response on one small query which I, as a student of political science, have. Sir, the whole discourse on populist politics or the populist mindset, here there is now a kind of a distinction which I want to know between popular leaders and populist leaders. Are all popular leaders populist leaders? Are the populist leaders had been once time popular leaders? Because we do have some popular leaders who have envisioned the society, who have given discourse to the society, like you have Prophet Muhammad, peace be upon him, you have Buddha the Great, you have Ashoka the Great, you have Mahatma Gandhi the Great, you have Martin Luther King, both senior as well as the junior. They have given discourses to their respective societies. You have Ambedkar, you have Nelson Mandela. These were all popular leaders. They felt pain of the masses. They were the voice of marginals and subaltern sections of the society. And then you have another brand like Hitler, Mussolini, Stalin, other brand. So what shall be the distinction between populist leaders and popular leaders, especially in a democratic or any other societal setup? And after that, we will conclude. Kindly, please, Zain bhai.
I think, Arif bhai, I don't need to give an answer to this. Your entire statement included the answer for itself. It was self-explanatory. Definitely, there's a huge difference between a populist leader and a popular leader. All populists are popular leaders, but all popular leaders are not populists. Definitely, the difference is same as the difference between a demagogue and a statesman. I have deliberately not used the term politician and a statesman, because after all, what a politician does is politicking. But it is not only politicking, it is demagoguery, where appeal is done to the sentiments of the people for a political agenda. There's a political agenda. A populist doesn't only wants the support of the people. A populist wants the psychological ownership of the people. A politics wants the obedience and allegiance of the people, unfettered, unquestioned, unchallenged, unrestrained. Populist wants the laws and the institutions and the constitutions to adhere to his or her vision of politics, to adhere to his or her. That's how states club into parties and parties into leaders. That's how fascism and authoritarianism actually comes into existence. Well, here the judgment lies in the hands of the people. They have to differentiate between a visionary and a clown. They have to differentiate between a popular leader and a populist leader, because a populist leader is always going to masquerade in the guise of a popular leader. In fact, this populist leader is going to reprimand and disparage the popular leaders of the past. In fact, even the great figures, is going to project himself as the leader of the people, as the leader of the society, as a statesman. Definitely, we have examples of great statesmen who have not only built social institutions, they have built polities, they have built states, they have built institutions, they have lifted people. Look, when we talk about China, it's a country which has successfully lifted every person out of poverty. It's the most successful example of meritocracy in state capitalism. But then what is it that lacks there? Liberty of choice. This all wanes away when we weigh this entire materialistic achievement with this one psychological criteria. What is our choice? What is my choice? Has my choice been taken into consideration or not? Because what matters for me is my choice, my consent, my acceptance. Popular leaders, the examples you have given from Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam to Mahatma Gandhi, is different. Populist leaders always try to appear like popular leaders. They try to wear the same clothes. They try to have the same get-up. They try to appeal to the people like that. They try to rewrite history. They try to redefine ideologies. They try to reinterpret constitutions. That's what they do. I think this is the briefest answer I can give. Definitely, there's a huge difference. But गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तहुमात में. इंसान को बसारत पैदा करने की जरूरत है कि वो फर्क कर पाए इन दोनों के बीच में. मैं अल्लामा इकबाल के दो अशार कहना चाहूंगा यहाँ पर. किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है. खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शहर मेरा क्या है, शायरी क्या है. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thanks a lot. And I think we shall wind up the session. I am thankful to all the participants who have participated in this webinar, in this live stream webinar. And I am so thankful to all the editors who have helped a lot in setting up this meeting. Our editor, Adil Saab, our publicity secretary of the Lyceum Study Group, who help us to make this to reach all the persons. That the link was shared and it was live on the Facebook also. So I would like to again inform that our next webinar will be very soon, and both Zain Saabs and my favorite professor Rekha Chaudhary will be delivering lecture. So I hope all will attend that webinar. Thanks a lot. Thank you once again, Zain Saab. It was an honor to have you, and it is always an honor to have for any kind of conversation or discussion with you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. ये तहजीब के एतबार से ठीक बात नहीं है, लेकिन एक आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा. मुझे याद आई, हबीब जालिब एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी शायर थे और बहुत बहादुर इंसान थे. लेकिन एक दफा एक शेर कहते कहते फूट फूट कर रो पड़े. और ये अवाम के लिए शेर है, अवाम को डेडिकेट करता हूँ, हम सबको डेडिकेट है ये शेर. वो सूरज वो रोशनी, वो सूरज
वो रोशनी जो कच्चे घरों को जगमगाएगी, वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों को जगमगाएगी, न वो सूरज निकलता है न दिन अपने बदलते हैं, कहाँ कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफर है फासले भी साथ चलते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।